चलो स्टार्ट करेंगे क्या? बैठ जाओ बैठ जाओ, फटाफट फटाफट बैठ जाओ, फटाफट फटाफट बैठ जाओ। चलो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये रिवीजन सीरीज़ जो होगा वो 5 दिन चलेगा। जो आपके 5 चैप्टर है उस हिसाब से 5 दिन चलेगा, ठीक है। और इसके अंदर मैं पूरा कवर करूँगा, मतलब पूरा चैप्टर कवर करूँगा। आशा करता हूँ आप लोगों ने एक बार पढ़ा है बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ा उससे भी ज़्यादा अच्छी बात है, ठीक है। ओके, तो ये आज हम लोग कंपनीज एक्ट से स्टार्ट करेंगे, क्लियर है। और हर रोज़ एक चैप्टर हम करके ये पूरा रिवीजन सीरीज़ ख़त्म करेंगे, ठीक है। आपका पेपर रिटर्न है, सीए फाउंडेशन का पेपर रिटर्न है, राइट, लॉ का, ठीक है। तो उस हिसाब से मैं आपको पढ़ाऊँगा, कहाँ कहाँ मुझे इंपॉर्टेंट लगता है वो पूरा मैं चैप्टर कवर करवाऊँगा, क्लियर है ये चीज़, ठीक है। आराम से बैठना है, सुनना है। जो यूट्यूब पे भी देख रहा है वो भी आराम से बैठो, सुनो, चिल करो। पढ़ा है ठीक है, नहीं पढ़ा है कोई दिक्कत नहीं, मैं अच्छे से पढ़ा दूंगा, आपके कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे और आपको लिखने में अच्छी खासी आसानी होगी, क्लियर है ये चीज़ का, ठीक है। मेरी आवाज़ आ रही है सब परफेक्ट? ओके, चलो स्टार्ट करेंगे कंपनीज एक्ट से। अच्छा, जो जो इंपॉर्टेंट है वो मैं मार्क करवाऊंगा, प्लीज़ उसको मार्क कर लेना, क्लियर है, ताकि जब आप पढ़ो एग्जाम के टाइम पे या एग्जाम के पहले तो वो आपको याद रहे कि कितना इंपॉर्टेंट है, क्या क्या है और मुझे पढ़ना है, ठीक है। तो द फर्स्ट चैप्टर इज, मतलब इसके हिसाब से 5th चैप्टर है, वो है कंपनीज एक्ट 2013, क्लियर है। चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, आ जाओ, स्टार्ट करेंगे कंपनीज एक्ट 2013। ओके, तो व्हाट इज कंपनी पहले समझते हैं, ठीक है। तो कंपनी क्या होती है? क्या होती है कंपनी? एक बिल्डिंग, क्या होती है? बिल्डिंग होती है जिसमें लोग काम करते हैं, उसको कंपनी बोलते हैं, ठीक है, समझते हैं। ओके, कंपनी मतलब क्या होता है कि एक एंटिटी हम जब बनाते हैं, किस चीज़ के लिए? प्रॉफिट के लिए। अच्छा, कंपनीज एक्ट 2013 है इसके अंदर, क्लियर है। तो ऐसा है कि कंपनीज एक्ट 2013 के पहले कंपनीज नहीं थी ऑब्वियसली। और कौन सा एक्ट था? 1956, क्लियर है। तो कंपनीज के पहले भी कंपनीज एक्ट हुआ करता था, विच वाज 1956, और उससे पहले भी, बट ये 2013 में इसको अमेंड किया, चेंजेस लाए और 2013 एक्ट कर दिया, क्लियर है क्या? ओके, अच्छा हम पढ़ेंगे अभी। हाँ, ये देखो, द सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइडेड टू रिप्लेस द कंपनीज एक्ट 1956 विद अ न्यू लेजिस्लेशन, ठीक है। एक सेकेंड, इसको क्या हो गया भाई? हाँ, द कंपनीज एक्ट 2013 कंटेन्स 470 सेक्शंस एंड 7 स्केड्यूल्स, ठीक है। तो 470 सेक्शंस और 7 स्केड्यूल्स है इस कंपनीज एक्ट में, क्लियर है। ओके, नेक्स्ट। अच्छा, अभी एप्लीकेबिलिटी ऑफ कंपनीज एक्ट की बात करेंगे। तो कंपनीज एक्ट किस किस को एप्लीकेबल होता है, ठीक है। तो पहला, कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और एनी अदर प्रीवियस लॉ। इसका मतलब क्या है कि जो जो कंपनी इस एक्ट के अंदर रजिस्टर हुई है, इनकॉर्पोरेट हुई है, इस एक्ट के अंदर बनी है, समझ रहा? मतलब ये जो 2013 का एक्ट है उसके अंदर जो जो कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड हुई है उस पे कंपनीज एक्ट लगेगा, प्लस एनी अदर प्रीवियस कंपनी लॉ विच वाज 1956। क्योंकि एक सिंपल चीज हम समझते हैं, समझ रहे आप, 2013 के पहले ये अंबानी, अडानी, टाटा, ये सब कंपनी बनी है ऑब्वियसली। तो वो किस में आते हैं? अदर प्रीवियस लॉ में। और अभी जो 2013 में जो कंपनी बनी है या उसके बाद बनी है वो सब पे कंपनीज एक्ट 2013 लागू होता है, क्लियर है ये चीज, ठीक है। इंश्योरेंस कंपनी, अच्छा, इंश्योरेंस कंपनी पे इंश्योरेंस एक्ट लगता है, बट जिसके अंदर इंश्योरेंस एक्ट के अंदर जो कंपनी नहीं आती है उसको भी कंपनीज एक्ट लगता है। बैंकिंग कंपनीज जो बैंकिंग रेगुलेशन के अंडर नहीं आती है उसको कंपनीज एक्ट लगता है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी कंपनी जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के अंदर नहीं आती है उसको भी कंपनीज एक्ट लगता है। और एनी अदर कंपनी विच इज अंडर अ स्पेशल एक्ट और स्पेशल फोर्स, क्लियर है। तो स्पेशल एक्ट के अंदर जो कंपनी बनती है वो भी कंपनी के अंदर आती है, समझ रहा है, क्लियर है, आगे बढ़ू, ठीक है। अच्छा, फीचर्स की बात करेंगे, कुछ कंपनी के फीचर्स है उसकी बात करेंगे। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कंपनी की डेफिनेशन सेक्शन 2 सब सेक्शन 20 के अंदर दी हुई है। अच्छा, मेरी एक चीज याद रखना, आपका ये रिटर्न पेपर है तो बहुत सारी जगह है जहां पे आपको सेक्शंस लगेंगे, ज्यादा से ज्यादा आपको कंपनीज एक्ट ये जो चैप्टर है इसके अंदर लगेंगे और कॉन्ट्रैक्ट वगैरह में भी आएंगे थोड़े बहुत सेक्शंस। तो वो
सेक्शंस नहीं आता है मत लिखना, छोड़ देना। क्लियर है? सेक्शंस नहीं आता है तो छोड़ देना, फालतू में सेक्शंस लिखने की जरूरत नहीं है। रीजन बताता हूं। सेक्शन 2 सबसेक्शन 20 कंपनीज एक्ट का सेक्शन है। अगर आपको कंपनीज एक्ट आता है, फॉर एग्जांपल डेफिनेशन आती है और आपने लिखी, बट अगर आपने सेक्शन गलत लिखा, सेक्शन 2 सबसेक्शन 21 लिख दिया 20 की जगह, 0। क्यों? क्योंकि उसके अंडर वो आता ही नहीं है। आपको सेक्शन ना आए तो आप क्या करोगे, क्या लिखोगे वहां पे? एज पर द रेलेवेंट सेक्शन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। इज दिस क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, तो क्या बोला है सेक्शन 2 सबसेक्शन 20 में ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 डिफाइंस द टर्म कंपनी। कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और एनी अदर प्रीवियस कंपनी लॉ। क्लियर है? सॉरी, कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और एनी अदर प्रीवियस लॉ। एकदम क्लियर है? क्लियर है ये चीज? समझा? अच्छा, अब जैसे मैंने अभी डेफिनेशन की बात बताई, तो पब्लिक कंपनी आएगा, प्राइवेट कंपनी आएगा, चलो ठीक है, वो मैं आगे ही समझाता हूँ आपको, तो वो वहां पे अच्छे से समझेगा, क्योंकि अभी केस लॉस भी बन सकते हैं। मैंने जितने पास्ट के क्वेश्चन एनालिसिस किए हैं उसके अंदर केस लॉस बनने की संभावना बहुत ज्यादा है, तो केस लॉस बन सकते हैं, तो तब मैं आपको क्लियर करूंगा। ठीक है, वापस से मेरे साथ एक बार लास्ट बार रिपीट करो। कंपनी सेक्शन क्या है? सेक्शन 2 सबसेक्शन 20। कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और एनी अदर प्रीवियस लॉ। कंपनी लॉ, कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और एनी अदर प्रीवियस कंपनी लॉ। सेक्शन क्या है? सेक्शन 2 सबसेक्शन 20। मेरे साथ रिपीट करो, मेरे साथ रिपीट करो, मेरे साथ रिपीट करो, उससे क्या होगा? सेक्शंस याद रह जाएंगे। क्लियर है क्या? चलो बड़े आगे। नेक्स्ट, उसके कुछ फीचर्स समझते। अच्छा, कंपनीज के कुछ फीचर्स होते हैं, जैसे आपके फीचर्स है, हाथ है, पैर है, आंख है, नाक है, हाँ बस वहीं तक, हाथ, पैर, आंख, नाक, तो ये सब आपको है, ये आपके फीचर्स है। ठीक है, आप बहुत स्मार्ट हो, कोई बहुत डम है, कोई बहुत वीक है, कोई इंटेलिजेंट है, आपके क्या क्या फीचर्स है। सेम वैसे कंपनी के भी फीचर्स होते हैं। कंपनी इज, सबसे पहला फीचर तो क्या है? कंपनी हैज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। अब सेपरेट लीगल एंटिटी मतलब क्या? चलो मैं आपको समझाता हूं। आर्टिफिशियल पर्सन, ये भी एक इसका है, आर्टिफिशियल पर्सन। तो आर्टिफिशियल पर्सन मतलब क्या होता है? आप लोग क्या हो? अरे हाँ, इंसान हो, मेरे को पता है, बट क्या, कैसे इंसान हो? नेचुरल पर्सन हो आप लोग। ठीक है, नेचुरल पर्सन मतलब बाय नेचुरल बर्थ। क्लियर है? तो कंपनी का भी बर्थ तो हुआ है, जन्म तो हुआ है, बट कैसे हुआ है? कंपनी के कोई मम्मी पापा है, तो कंपनी इज अ पर्सन बट एन आर्टिफिशियल पर्सन, जिसको किसी लॉ ने बनाया है। क्लियर है? सो फीचर क्या है? आर्टिफिशियल पर्सन। कंपनी इज अ आर्टिफिशियल पर्सन, राइट? क्यों? क्योंकि उसको किसी लॉ ने बनाया है, राइट? हम क्या है? वी आर नेचुरल पर्सन। एकदम परफेक्ट। नेक्स्ट, सेपरेट लीगल एंटिटी की बात कर रहे थे। ओके, तो एज कंपनी इज आर्टिफिशियल पर्सन, तो उसका खुद का एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। जैसे आप लोग हो, वैसे उसको भी एक खुद का, क्या बोल सकते हैं, एक सेपरेट नाम है, एड्रेस है, हर चीज है। सो इट इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी फ्रॉम इट्स मेंबर। क्लियर है? कंपनी अलग है, मेंबर अलग है। नाउ एज इट इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, कंपनी अपने नाम पे एसेट होल्ड कर सकती है, कंपनी अपने नाम पे लायबिलिटीज होल्ड कर सकती है। क्लियर है? कंपनी अपने नाम पे सू कर सकती है। सू मतलब सू वाला सू नहीं, सू मतलब केस करना, या कंपनी के नाम पे सुसु हो सकता है। सुसु मतलब केस करना। क्लियर है क्या ये चीज? एकदम 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 पढ़ते हैं, चलो फटाफट। फर्स्ट क्या है? सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी मतलब कंपनी को खुद की आइडेंटिटी है। ठीक है, कंपनी खुद के नाम पे केस कर सकती है, कंपनी खुद पे केस हो सकता है कंपनी के नाम पे। क्लियर है? कंपनी खुद के नाम पे एसेट खरीद सकती है, कंपनी खुद के नाम पे कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है। क्लियर है ये चीज? ठीक है, इट इज सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर। नेक्स्ट क्या बोला है उन्होंने? परपेचुअल सक्सेशन। वेरी इंपॉर्टेंट, समझते हैं एमसीक्यू, अरे सॉरी आपको रिटर्न है, सॉरी रिटर्न बनने का, सॉरी क्वेश्चन आंसर बनने का बहुत बहुत चांसेस है। क्या परपेचुअल सक्सेशन मतलब क्या? मेरी लाइन रिपीट करो, ठीक है? पीपल में कम और गो, कंपनी विल रिमेन फॉर एवर। क्या बोला है? पीपल में कम और गो, कंपनी लिव्स फॉर एवर, है ना? मतलब कितनी लड़कियां आएगी, कितनी लड़कियां जाएगी, हम तो जैसे है वैसे ही रहेंगे। क्लियर है ये चीज? इसका मतलब क्या है?
कंपनी में कितने भी मेंबर्स आए, कितने भी मेंबर्स जाए, अगर सारे मेंबर्स मर जाए, सारे डायरेक्टर मर जाए, फिर भी कंपनी बंद नहीं होगी। तो कंपनी कैसे बंद होगी? जब उसका लिक्विडेशन या फिर वो कंपनी को स्ट्राइक ऑफ किया या फिर बंद कर दिया, तभी ही, वरना नहीं होता है। सर अगर सब लोग मर गए तो उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव आ जाएंगे, क्लियर है, बट कंपनी बंद नहीं होगी। ये चीज याद रखना, समझते हैं? मेंबर्स में डाई और चेंज बट द कंपनी गोज ऑन टिल इट वाउंड अप ऑन द ग्राउंड ऑफ स्पेसिफाइड बाय एक्ट। देखो कितने भी लोग आए, कितने भी लोग जाए, कंपनी जो है वो वैसे की वैसे ही रहेगी। इज दिस क्लियर? एकदम। अच्छा, बहुत पहले क्वेश्चन आया था इस पे कि बहुत सारे लोग, मतलब सारे डायरेक्टर्स जो कंपनी को मैनेज कर रहे थे, वो एक फ्लाइट से जा रहे थे, क्लियर, और वो फ्लाइट क्रैश हो गया, तो सारे डायरेक्टर्स मर गए। अभी डायरेक्टर्स कौन होते हैं? जो कंपनी को मैनेज करते हैं। दो लोग होते हैं, एक शेयर होल्डर होता है और एक डायरेक्टर होते हैं। शेयर होल्डर कौन? जो कंपनी के ओनर्स होते हैं। डायरेक्टर कौन? जो मैनेज करते हैं। क्लियर है ये चीज? अच्छा, सारे डायरेक्टर्स मर गए, तो अब चलेगा कौन? न्यू डायरेक्टर्स आएंगे। कंपनी रुकी नहीं। और एक क्वेश्चन आया था कि एक मीटिंग था, जनरल मीटिंग, एनुअल जनरल मीटिंग, सारे शेयर होल्डर्स आए थे, सारे डायरेक्टर्स भी आए थे, और उस मीटिंग के अंदर बॉम्ब ब्लास्ट हो गया और सब मर गए। कंपनी बंद होगी? नहीं। क्यों? क्योंकि परपेचुअल सक्सेशन है। क्लियर है क्या? चलो नेक्स्ट चीज पे आते हैं हम। नेक्स्ट क्या है? लिमिटेड लायबिलिटी। ओके, कंपनी की लायबिलिटी क्या होती है? लिमिटेड भी हो सकती है, अनलिमिटेड भी हो सकती है। अच्छा, हम सोल प्रोप्राइटरशिप से पार्टनरशिप करते हैं, पार्टनरशिप से एलएलपी में आते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें हमारी लायबिलिटी लिमिटेड हो जाती है। हम आगे पढ़ेंगे लायबिलिटी लिमिटेड क्या होता है, अनलिमिटेड क्या होता है, बट एक चीज याद रखना, कंपनी की लायबिलिटी लिमिटेड होती है, अनलिमिटेड भी हो सकती है, आगे हम समझेंगे। नेक्स्ट, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। कंपनी एक पर्सन है, कंपनी एक इंसान है। क्यों? क्योंकि वो एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, उसका नेचुरल बर्थ नहीं हुआ है, उसका आर्टिफिशियल बर्थ हुआ है। कॉमन सील। कॉमन सील क्या सर? सर क्या सर? व्हाट इज कॉमन सील? थप्पा। अच्छा, दो नेचुरल पर्सन ने कॉन्ट्रैक्ट बनाया, जैसे मैंने आपसे कॉन्ट्रैक्ट बनाया, आपने मुझसे कॉन्ट्रैक्ट बनाया, हम दोनों ने मिलकर कॉन्ट्रैक्ट बनाया, मैं साइन करूंगा, आप साइन करोगे, क्लियर है? कंपनी साइन कर सकती है। ऐसा होता है खिड़की में से एक हाथ निकला, कंपनी खिड़की से साइन कर रही है। हाँ, दरवाजे से पैर निकल रहा है, कंपनी पैर से साइन कर रही है, ऐसा कुछ है। तो कंपनी का क्या एक सील है, कॉमन सील है। व्हाट इज कॉमन सील? थप्पा। जब मैं कॉन्ट्रैक्ट में आ रहा हूं किसी के साथ, आई एम आर्टिफिशियल पर्सन, आई हैव अ सेपरेट लीगल एंटिटी, आई कैन कम इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, आई कैन स्यू पीपल कैन स्यू ऑन माई नेम, सो आई हैव अ कॉमन सील, सो मेरी साइन इज अ कॉमन सील ऑफ अ कंपनी। क्लियर है क्या? वापस से एक बार मेरे साथ फटाफट समझेंगे ये चीज को। एक सेकंड ना, हाँ बोलो, कंपनीज के फीचर्स बोलो फटाफट। सेपरेट लीगल एंटिटी है, कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, कंपनी हैज अ परपेचुअल सक्सेशन, कंपनी लायबिलिटी इज लिमिटेड, कंपनी इज अ आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन एंड कंपनी हैज अ कॉमन सील। दोबारा से मेरे साथ एक बार फिर बोलना है, कंपनी सेक्शन 2 सबसेक्शन 20, कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड ऑन दिस सेक्टर, राइट? ठीक है, फीचर्स क्या क्या है कंपनी के? फटाफट। कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, कंपनी इज अ परपेचुअल सक्सेशन, कंपनी हैज अ लिमिटेड लायबिलिटी, कंपनी इज अ आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन एंड कंपनी हैज अ कॉमन सील। बहुत सही, चलो आगे बढ़ते हैं अब। ठीक है, इतना क्लियर है क्या ये चीज? फटाफट बोलो, क्लियर है क्या? चलो नेक्स्ट चीज पे आएंगे। ओके, लिफ्टिंग ऑफ अ कॉर्पोरेट विल, इसको थोड़ा साइड में रखते हैं, लास्ट में मैं इसको पढ़ाऊंगा। ओके, क्लासेस ऑफ कंपनी अंडर द एक्ट। समझा? लायबिलिटी की बात करें, अभी हमने क्या बोला था? कंपनी की लायबिलिटी लिमिटेड है। अब यहां पर हम समझेंगे, देखो दो चीज पहले समझते हैं, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स एंड कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। अच्छा, व्हाट इज कंपनी लिमिटेड बाय शेयर? सर बताओ, सुनो, मैंने रिलायंस के शेयर खरीदे, एक शेयर है 100 रुपए का, मैंने एक ही शेयर खरीदा, फॉर एग्जांपल लेते हैं हम, मैंने रिलायंस का एक शेयर खरीदा, शेयर है 100 रुपए का। अब आप बचपन में पढ़ते थे, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, सेकंड कॉल, थर्ड कॉल, फोर्थ कॉल, क्लियर है? अब सेकंड कॉल तक मैंने पैसे भर दिए, 80 रुपए मैंने कंपनी में भर दिए, क्लियर है ये चीज? 100 रुपए का रिलायंस का शेयर है, मैंने 80 रुपए भर दिए, मेरा फाइनल कॉल बचा है। इज दिस क्लियर? कंपनी वाइंडिंग अप हो रही थी। जब कंपनी वाइंडिंग अप हो रही थी तो मुझे अंबानी का फोन आया, रिलायंस की कंपनी वाइंडिंग अप हो रही थी, अंबानी का फोन आया, बोलते हेलो जेविन, मैंने बोला हाँ बोलिए ना,
बोलता है भाई पैसा दे, मेरी कंपनी वाइंड अप हो रही है। मैंने बोला काय का पैसा? बोलते अरे मेरी कंपनी वाइंड अप हो रही है, आप पैसा दो मुझे। अच्छा, कंपनी इज लिमिटेड बाय शेयर। ना व्हाट डू यू मीन कंपनी इज लिमिटेड बाय शेयर? मैं उतना ही पैसा दूंगा जितना मैंने शेयर खरीदा है। मैंने शेयर कितने का खरीदा है? 100 रुपए का। मैंने कितना पैसा दिया है? 80 रुपए। मेरा रिमेनिंग अमाउंट कितना है? 20 रुपया। तो मैं कितना दूंगा? 20 रुपया। सो दिस इज कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। कंपनी इज अ लिमिटेड, मतलब जो लिमिटेड लायबिलिटी वाली कंपनी होती है। अच्छा, अगर मैंने 100 रुपए पहले ही भर दिए तो वो फोन नहीं करेगा, बिकॉज ये अच्छा मेरे 100 के 100 रुपए चले जाएगा, मतलब मैंने वो कंपनी में जो लगाया वो चले जाएंगे, बस मेरी उतनी ही लायबिलिटी है। क्लियर है? उसके ऊपर एक भी रुपए देने की जरूरत नहीं है। इज दिस क्लियर? व्हाट इज कंपनी लिमिटेड बाय शेयर? मतलब मैंने 100 रुपए का शेयर खरीदा है, 80 रुपए भर दिए हैं, 20 रुपया भरना है, लास्ट में 20 रुपया भर दूंगा, मेरे 100 रुपए डूब जाएंगे, उससे ऊपर 1 रुपए की भी मेरी लायबिलिटी नहीं है। क्लियर है ये चीज? अरे बहुत सही, बढ़ते हैं आगे। सर नेक्स्ट इज कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। व्हाट इज कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी? समझते हैं, आ जाओ। सर मैंने क्या बोला? मैं ना अंबानी, मेरा बहुत खास दोस्त है, मुकेश अंबानी जी मेरे बहुत खास दोस्त है, हम लोग चाय वाय पे मिलते हैं, मेरे बहुत खास दोस्त। ठीक है, तो क्या बोला उन्होंने? अरे सॉरी, मैंने उनको क्या बोला कि देखो, जब आपका वाइंडिंग अप होगा, जब आप कंपनी वाइंडिंग अप में लेके जाओगे, उस दिन जितना पैसा रहेगा ना, एक सर्टेन अमाउंट, वो मैं दूंगा। जिस दिन वाइंडिंग अप होगा उस दिन मैं आपको 5 लाख रुपया दूंगा। क्लियर है? कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। मैंने आपको 5 लाख की गारंटी दी, जिस दिन आपका वाइंडिंग अप होगा 5 लाख रुपए दे दूंगा। क्लियर है? हाँ, अंबानी जी का फोन है। हेलो, मैंने बोला हेलो। बोलते मेरे 5 लाख रुपए। मैंने बोला क्यों? बोलता है कंपनी वाइंडिंग अप हो रही है। मैंने बोला ठीक है, मैंने उनको 5 लाख रुपए दिए। सो कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, बस वो मुझसे 5 लाख ही ले सकता है, या जितना मैंने गारंटी दिया है, 5 लाख, 1 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख। समझा? क्लियर है? दो टाइप के लिमिटेड बाय कंपनी, फर्स्ट इज लिमिटेड बाय शेयर एंड लिमिटेड बाय गारंटी। शेयर, जितना मेरा शेयर है उतना ही लायबिलिटी है। गारंटी मतलब जितनी मेरी गारंटी है उतनी ही लायबिलिटी है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। ठीक है, अनलिमिटेड लायबिलिटी। अरे अनलिमिटेड लायबिलिटी की मैं एक बात बताता हूं, घर जाएगा इसमें, तुम्हारा घर चला जाएगा इसमें। भाई चड्डी बनियन बेचने के वांदे हो जाएंगे तुम्हारे, चड्डी बनियन तक। मैं सच्ची बात बता रहा हूं। एक कंपनी थी, मैं नाम भूल गया उसका, वो अनलिमिटेड कंपनी थी। ठीक है, बहुत रिटर्न देती थी, तो सबने पैसा डाल दिया, उनको लगा कंपनी क्या ही डूबेगी, है ना, तो भर के पैसा डाल दिया सबने, कि इन्वेस्टमेंट कर दिया, और कंपनी तगड़ा रिटर्न दे रही थी। अब ना वाइंडिंग अप का टाइम आ गया, इंसॉल्वेंट हो गई कंपनी। अब ना पैसा कहां से देंगे? ऑब्वियसली कंपनी अनलिमिटेड। फोन किया शेयर होल्डर को कि चलो भाई पैसा देने का समय आ गया। तो शेयर होल्डर बोलते पैसा, शेयर्स तो खरीदा है, वही माइनस कर दो। अनलिमिटेड कंपनी, शेयर होल्डर के घर भर भी चले जाएंगे। अच्छा सर, एक चीज समझाओ, सुनो, एक चीज मैं आपको समझा रहा हूं। मेरे ना कंपनी में एसेट है 1 करोड़ का, मैं इंसॉल्वेंट हो गया, लायबिलिटी है 80 लाख की। इसके अंदर अनलिमिटेड का मतलब ये कुछ नहीं होता। जैसे एक एग्जांपल समझते हैं, एसेट 1 करोड़ का है, लायबिलिटी 80 लाख की। एसेट तो बेच के लायबिलिटी तो पे ऑफ कर दी ना, बचे 20 लाख, वो हम लोग को मिल जाएगा। पर हां, अगर एसेट है 1 करोड़ का और लायबिलिटी है 10 करोड़ का, तो करोड़ रुपए तो कंपनी के चले गए एसेट में से, बाकी के आपको भरने पड़ेंगे। सो दैट इज अनलिमिटेड। और सिर्फ लिमिटेड रहेगा तो हमारा जितना लायबिलिटी था, मतलब जितने शेयर्स थे उतना ही। कंसेप्ट क्लियर है? 3 चीज बोलो, पहला लिमिटेड बाय शेयर, लिमिटेड बाय गारंटी और अनलिमिटेड कंपनी। बोलो हां, बोलो हां, शाबाश। चलो आगे बढ़ते हैं, आ जाओ। कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ इट्स मेंबर, करे क्या स्टार्ट? क्लियर है इतनी चीज? अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा? कंपनी, उसका डेफिनेशन, उसके फीचर्स, फिर बाद में क्या क्या लिमिटेड होता है। 3 चीज, लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी एंड अनलिमिटेड कंपनी। आ जाओ, ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर्स। अभी यहां से सब लोग ध्यान से सुनेंगे, जो भी अपने बेबी बाबू के ख्याल है वो सब हटा दो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड साइड में रखो। यहां से कंसेप्ट इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है कि यहीं से क्वेश्चन आंसर बनेंगे, लिख के ले लो। क्लियर है? तो अभी सारा ध्यान
जहां यहां वहां भटक रहा था, सबको अपनी जगह पे लाओ और ध्यान से सुनो ये कंसेप्ट जो मैं शुरू कर रहा हूं। 3 टाइप की कंपनी, ऐसे बहुत टाइप की कंपनी, बट बेसिक 3 टाइप की कंपनी, पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, ओपीसी कंपनी। पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, ओपीसी कंपनी, पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, ओपीसी कंपनी। शुरू करते हैं हम प्राइवेट कंपनी से, ठीक है। अरे पढ़ाऊंगा यार, नहीं भाग रहा हूं मैं। करते क्या प्राइवेट कंपनी, मेरे साथ प्राइवेट कंपनी को दोहराना है, मेरे साथ प्राइवेट कंपनी को समझना है। बोलो हां, शाबाश। चलो, प्राइवेट कंपनी सेक्शन 2 सबसेक्शन 68, प्राइवेट कंपनी सेक्शन 2 सबसेक्शन 68, 2 सबसेक्शन 68, 2 ब्रैकेट 68, 2 ब्रैकेट 68, प्राइवेट company. Private company means a company having a minimum paid up share capital as may be prescribed by its article. क्या बोला है? Private company means a company. Private company means a company having paid up capital, having minimum paid up capital as may be prescribed in its article. Clear है? 3 चीज प्राइवेट कंपनी की याद रखनी है। अरे एमसीक्यू बोल रहा हूँ यार, क्या हो रहा है मेरे को आज। क्वेश्चन आंसर्स, केस लॉस बनने की पूरी संभावना है। समझते हैं। पहली चीज, रेस्ट्रिक्शन ऑन इट्स राइट टू ट्रांसफर शेयर। अच्छा, एक चीज समझते पहले। सर, रेस्ट्रिक्शन और प्रोहिबिशन में क्या फर्क है सर? अच्छा, अगर आप लोग मेरी तरह टैलेंटेड हो तो आपको भी एक बार स्कूल से निकाला गया होगा, ठीक है। अब एक चीज हम समझते हैं, रेस्ट्रिक्शन और प्रोहिबिशन में क्या फर्क है? यू आर रेस्ट्रिकेटेड फ्रॉम द स्कूल एंड यू आर सस्पेंडेड फ्रॉम द स्कूल। देयर इज अ डिफरेंस। सस्पेंड मतलब कुछ समय के लिए करना, रेस्ट्रिकेट मतलब हमेशा के लिए निकाल देना। यहां पे हम समझेंगे। रेस्ट्रिक्शन मतलब बोलते ना कि आप पे कुछ रेस्ट्रिक्शन है, आप कर सकते हो बट आप पे रेस्ट्रिक्शन है। और प्रोहिबिशन, प्रोहिबिट मना, नहीं, कुछ भी कर लो, नहीं कर सकते, है ना। आप पे कुछ रेस्ट्रिक्शन है और ये प्रोहिबिशन है। देयर इज अ डिफरेंस। समझते हैं। रेस्ट्रिक्टेड द राइट ऑफ ट्रांसफर इन शेयर, तो प्राइवेट कंपनी में शेयर्स को ट्रांसफर करना रेस्ट्रिक्टेड है। अरे गधो, सुनो, मेरी बात सुनो। अगर एग्जाम में आता है क्या ना, प्राइवेट कंपनी ट्रांसफर इट शेयर्स, हां, बट विथ सम रेस्ट्रिक्शन। देयर इज रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर इन प्राइवेट कंपनी। सेकेंड, except OPC, the limit of member is minimum 2 maximum 200, कम से कम 2 मैक्सिमम 200, 200 प्राइवेट कंपनी मिनिमम मेंबर 2, मैक्सिमम मेंबर 200। 200 में क्या? तो पहली चीज, जॉइंट जो मेंबर्स हो गए उसको हम एक ही काउंट करेंगे, पास्ट एम्प्लॉय और प्रेजेंट एम्प्लॉय को हम काउंट नहीं करेंगे। सर एक एग्जांपल दो, सुनो। मैं और प्रेम जो मेरा एकदम प्रेम है, प्रेम मतलब लड़की नहीं, प्रेम मेरा दोस्त है, क्लियर है। तो मैं और प्रेम भाई, सो प्रेम इज माय बेस्ट फ्रेंड। तो मैं और प्रेम हम दोनों ने मिलकर शेयर खरीदा प्राइवेट कंपनी का, हम दोनों ओनर है, सो वी आर अ जॉइंट ओनर, तो वी विल बी काउंटेड एज 1। बोलो हाँ। 201 मेंबर है, क्या वो प्राइवेट कंपनी है? नहीं, पर 201 मेंबर में हम 2 जन, मैं और प्रेम जॉइंट ओनर है, क्या वो प्राइवेट कंपनी है? हाँ। क्यों? बिकॉज जॉइंट शेयर होल्डर आर ट्रीटेड एज 1, तो 201 को एक ही गिना जाएगा तो 200 होगा। इज दिस क्लियर? अरे वो 2 हो, 3 हो, 4 हो, कितने भी हो, तो मैं और प्रेम मिलके अगर कोई शेयर होल्ड करते तो वी आर जॉइंट होल्डर एंड ट्रीटेड एज 1। सर नेक्स्ट इज पास्ट एम्प्लॉय, प्रेजेंट एम्प्लॉय। फॉर एग्जाम्पल, मैं और प्रेम एम्प्लॉय थे, प्रेजेंट एम्प्लॉय है, हम लोगों के पास शेयर है, 202 मेंबर है, क्या वो प्राइवेट कंपनी हो सकती है? कैसे? बिकॉज मैं और प्रेम तो मेंबर है, सो वी आर अ प्रेजेंट एम्प्लॉय, सो हम दोनों के शेयर काउंट हो गए 200 में? नहीं। क्लियर है? हम दोनों पास्ट एम्प्लॉय थे और हमारे पास शेयर है, काउंट हो सकते हैं? नहीं। क्लियर है? तो मिनिमम 2 मैक्सिमम 200, मिनिमम 2 मैक्सिमम 200, 200 में से जॉइंट शेयर होल्डर आर ट्रीटेड एज 1 एंड पास्ट एम्प्लॉय प्रेजेंट एम्प्लॉय को 200 में ट्रीट नहीं करते। नेक्स्ट, प्रोहिबिट्स एनी इन्विटेशन टू पब्लिक टू सब्सक्राइब एनी सिक्योरिटी ऑफ द कंपनी। इसका मतलब क्या कि प्रोहिबिट है इन्विटेशन टू, ऑफर के लिए लोगों से ऑफर नहीं करवा सकते, आओ हमारे शेयर खरीदो। प्रोहिबिट है, मना है, कुछ भी करके नहीं कर सकते।
क्लियर है? सो प्राइवेट कंपनी सेक्शन 2 सबसेक्शन 68 प्राइवेट कंपनी मींस अ कंपनी हैविंग मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड अंडर आर्टिकल्स. 3 चीज, रेस्ट्रिक्ट द राइट टू ट्रांसफर इट शेयर except OPC maximum number shall be 200, joint member are counted single, or past or present employee of the company are not treated as member. Last, prohibits any invitation to subscriber of any security of the company. अरे बोलो हाँ, एक नंबर. नेक्स्ट, नो मिनिमम पेड अप कैपिटल रिक्वायरमेंट. ठीक है, मिनिमम नंबर क्या बोला था? 2 और मैक्सिमम 200. क्लियर है? नेक्स्ट, राइट टू ट्रांसफर शेयर आर रेस्ट्रिक्टेड है, प्रोहिबिटेड नहीं है. नेक्स्ट, स्मॉल कंपनी से प्राइवेट कंपनी. ठीक है, ये भी हम आगे समझेंगे. अच्छा चलो बोल ही देता हूं. स्मॉल कंपनी और ओपीसी, स्मॉल कंपनी ओपीसी स्मॉल कंपनी हमेशा प्राइवेट कंपनी होगी. अगर आपको आता है कि एक ओपीसी पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, एक ओपीसी पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, एक ओपीसी पब्लिक लिमिटेड कंपनी नहीं है, ओपीसी हमेशा प्राइवेट कंपनी होती है, स्मॉल कंपनी हमेशा प्राइवेट कंपनी होती है. क्लियर है क्या? अच्छा, कुछ और बातें समझेंगे हम प्राइवेट कंपनी की, कि प्राइवेट कंपनी जो है वो उसके आगे मतलब पीवीटी एलटीडी लगता है, प्राइवेट लिमिटेड. क्लियर है क्या ये चीज? बोलो हाँ. चलो शाबाश. आ जाओ ओपीसी पे. हमने क्या पढ़ा था अभी? प्राइवेट. अब हम क्या पढ़ेंगे? ओपीसी. वेरी गुड. 1 पर्सन कंपनी, 1 मेंबर कंपनी, 1 पर्सन कंपनी, 1 मेंबर कंपनी. ओपीसी में एक मेंबर होता है और एक नॉमिनी होता है. क्लियर है क्या? ठीक है. नो मिनिमम पेड अप कैपिटल इज रिक्वायर्ड. नेक्स्ट, ओपीसी में जैसे मैंने बोला कि अगर जो मेंबर है उसकी डेथ हो जाती है तो उसके जगह उसका ही रखा हुआ नॉमिनी आता है. क्लियर है? नॉमिनी को रखने के लिए नॉमिनी का कंसेंट होना चाहिए. नॉमिनी 18 साल के ऊपर होना चाहिए और साउंड माइंड होना चाहिए. क्या ये क्लियर है क्या? बोलो हाँ. वेरी गुड. अच्छा, सेक्शन क्या है? सेक्शन 2 सबसेक्शन 62. सेक्शन 2 सबसेक्शन 62. सेक्शन 2 सबसेक्शन 62. सेक्शन 2 सबसेक्शन 62. ओपीसी 1 पर्सन कंपनी. क्लियर है क्या? एक ही आदमी होता है, एक ही मेंबर होता है. समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? वेरी गुड. अच्छा, इसके अंदर ना एक चीज याद रखना, ओपीसी कौन मतलब स्टार्ट कर सकता है? इंडियन सिटीजन. फर्क नहीं पड़ता रेसिडेंट हो या नॉन रेसिडेंट हो, रेसिडेंट हो या नॉन रेसिडेंट हो, फर्क नहीं पड़ता. इंडियन सिटीजन होना चाहिए. आप रेसिडेंट हो या नॉन रेसिडेंट हो, फर्क नहीं पड़ता, आप इंडियन सिटीजन होने चाहिए. क्लियर है क्या ये चीज? आप रेसिडेंट हो नॉन रेसिडेंट हो, फर्क नहीं पड़ता, आप इंडियन सिटीजन होने चाहिए. नेचुरल पर्सन हु इज अ इंडियन सिटीजन कैन बी अ ओपीसी. क्लियर है क्या ये चीज? बोलो हाँ. शाबाश. अच्छा, नॉट लेस देन 120 डेज इन इंडिया होना चाहिए. अगर ये है रेसिडेंट तो 120 दिन के अंदर होना चाहिए. ओके. ओपीसी शैल ऑलवेज बी, ओपीसी इज ऑलवेज अ प्राइवेट कंपनी. ओपीसी इज ऑलवेज अ प्राइवेट कंपनी. नेक्स्ट इसके अंदर तो कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है. अच्छा, नो माइनर शैल बिकम अ पर्सन और नॉमिनी इन ओपीसी. राइट है, राइट है, राइट है. क्लियर है. चलो, ओपीसी में इतना ही इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट और कुछ है क्या? नहीं, बस. ठीक है. प्राइवेट कंपनी नेचर होता है, लायबिलिटी लिमिटेड होती है, ऑब्वियस सी बात है, सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, एकदम सही बात है. ठीक है. चलो नेक्स्ट आते हैं हम पब्लिक कंपनी में. पब्लिक कंपनी बहुत मस्त डेफिनेशन है. पब्लिक कंपनी, पब्लिक कंपनी सेक्शन समझते हैं. सेक्शन 2 सबसेक्शन 71. पब्लिक कंपनी का सेक्शन क्या है? सेक्शन 2 सबसेक्शन 71. सेक्शन 2 सबसेक्शन 71. पब्लिक कंपनी मींस अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी. बोलो हाँ. पब्लिक कंपनी मींस अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी. वापस से बोलो, पब्लिक कंपनी मींस अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी. ठीक है. तो पब्लिक कंपनी वो कंपनी होती है जो प्राइवेट कंपनी नहीं होती है. हैज अ मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल एज में बी प्रिस्क्राइब. अच्छा, एक चीज समझते हैं. फॉर एग्जाम्पल, मैं होल्डिंग हूं, आगे समझेंगे होल्डिंग सब्सिडरी क्या होता है. मेरा सब्सिडरी प्राइवेट कंपनी है तो उसको हम डीम्ड पब्लिक मानेंगे. मैं होल्डिंग हूं, आई एम अ पब्लिक कंपनी, मेरा सब्सिडरी प्राइवेट है, हम उसको पब्लिक मानेंगे. बोलो हाँ. इट इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी. वेरी गुड. शेयर्स आर फ्रीली ट्रांसफरेबल. शेयर्स आर फ्रीली ट्रांसफरेबल. प्राइवेट कंपनी में शेयर्स आर रेस्ट्रिक्टेड फॉर ट्रांसफर. यर शेयर्स आर फ्रीली ट्रांसफरेबल. नो मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल रिमेनिंग. मिनिमम मेंबर 7, मैक्सिमम अनलिमिटेड. प्राइवेट कंपनी में क्या था? मिनिमम 2, मैक्सिमम 200. यहां पे क्या है? मिनिमम 7, मैक्सिमम
अनलिमिटेड, मिनिमम 7 मेंबर, मैक्सिमम अनलिमिटेड। क्लियर है क्या? नेक्स्ट चीज समझेंगे हम, ठीक है। सब्सिडरी ऑफ अ पब्लिक कंपनी इज डीम टू बी अ पब्लिक कंपनी, तो पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी इज पब्लिक कंपनी। नेक्स्ट आते हैं फटाफट से ओपीसी, अरे सॉरी स्मॉल कंपनी पे। अरे क्लियर है क्या? अरे जोर से बोलो, शाबाश। चलो स्टार्ट करते हैं क्या? स्मॉल कंपनी, अरे छोटी छोटी कंपनी को ही बोलते हैं तो स्मॉल कंपनी। अमेंडमेंट है, ध्यान से सुनना। स्मॉल कंपनी, छोटी छोटी कंपनी। सेक्शन बोलो, 2 सबसेक्शन 85, सेक्शन 2 सबसेक्शन 85, सेक्शन 2 सबसेक्शन 85 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। कंपनी विच मीन्स अ कंपनी अदर देन अ पब्लिक कंपनी। ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। पेड अप शेयर कैपिटल विल नॉट एक्सीड 50 लाख, कट करो और लिखो 4 करोड़। पेड अप कैपिटल डज नॉट एक्सीड 50 लाख, कट करके लिखो 4 करोड़। हायर अमाउंट एज में बी प्रिस्क्राइब विच शैल नॉट बी मोर देन 10 करोड़। दोबारा बोल रहा हूं, पेड अप शेयर कैपिटल विच डज नॉट एक्सीड 50 लाख, कट करो 4 करोड़ लिखो। और नीचे टर्नओवर एज पर प्रॉफिट और लॉस अकाउंट, एज पर प्रॉफिट और लॉस अकाउंट इमीडिएटली प्रोसीडिंग फाइनेंशियल ईयर डज नॉट एक्सीड, एक सेकेंड, हाँ, टर्नओवर टू विच एज पर प्रॉफिट और लॉस अकाउंट ऑफ इमीडिएट प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर डज नॉट एक्सीड 2 करोड़, कट करो 40 करोड़ लिखो फटाफट। 2 करोड़ कट करो 40 करोड़ लिखो। क्लियर है? एकदम शाबाश। समझते हैं, मेरा पेड अप कैपिटल, मेरा पेड अप शेयर कैपिटल 4 करोड़ को टच किया, मेरा पेड अप कैपिटल 4 करोड़ के ऊपर हुआ, नॉट एक्सीडिंग 4 करोड़, तो मैं स्मॉल कंपनी से निकल जाऊंगा। 4 करोड़ के अंदर है तो मैं स्मॉल कंपनी हूं। एंड है और नहीं है, एंड है, दोनों चीजें। टर्नओवर कितना? 40 करोड़ के अंदर होना चाहिए, बोलो हां। मेरा पेड अप कैपिटल कितना होना चाहिए? 4 करोड़, पेड अप शेयर कैपिटल 4 करोड़ और टर्नओवर 40 करोड़ के अंदर। पेड अप कैपिटल 4 करोड़ के अंदर, टर्नओवर 40 करोड़ के अंदर, बोलो हां। हाँ, एक्सेप्शंस पढ़ते हैं, अ होल्डिंग कंपनी और अ सब्सिडरी कंपनी। तो क्या बोला है? अ स्मॉल कंपनी कैन नॉट बी अ होल्डिंग कंपनी और अ सब्सिडरी कंपनी। एक्सेप्शन क्या बोलता है? अ स्मॉल कंपनी कैन नॉट बी अ होल्डिंग कंपनी और अ सब्सिडरी कंपनी। कंपनी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 8, बहुत प्यारी चीज है, आगे पढ़ेंगे। सेक्शन 8 अभी के लिए समझ दो, दान धर्म की चीज है। तो जो दान धर्म करने के लिए, मतलब सोशल वर्क करने के लिए बनाते हैं, वो सेक्शन 8 कंपनी। नेक्स्ट, अ कंपनी और अ बॉडी कॉर्पोरेट गवर्न बाय अ स्पेशल एक्ट। तो कोई स्पेशल एक्ट है जिसको गवर्न किया हुआ है, वो भी स्मॉल कंपनी नहीं बन सकती। दोबारा से स्मॉल कंपनी समझेंगे। सेक्शन 2 सबसेक्शन 85 अमेंडमेंट है, जो वो 50 लाख उसको कट करो, पहले 2 करोड़ था, अभी 4 करोड़ कर दिया है। 50 को कट करके 2 था, 2 को कट करके 4 किया है। नेक्स्ट, जो टर्नओवर था वो 2 करोड़ था, 2 को कट करके 20 किया, 20 को कट करके 40 किया है। क्लियर है क्या ये चीज? बहुत सही। एक्सेप्शन में 3 चीजें, होल्डिंग सब्सिडरी नहीं होनी चाहिए, सेक्शन 8 नहीं होनी चाहिए, और कंपनी बाय स्पेशल एक्ट, बोलो हां। वेरी गुड। स्मॉल कंपनी मींस अ प्राइवेट कंपनी। ऑब्वियस सी बात है, कंपनी पब्लिक नहीं होनी चाहिए, कंपनी प्राइवेट होनी चाहिए, तभी वो स्मॉल कंपनी बनेगी। पेड अप कैपिटल 50 कट करो 4 लिखो, 2 कट करो 40 लिखो, ठीक है। शुड नॉट बी सेक्शन 8 एंड होल्डिंग सब्सिडरी भी नहीं होनी चाहिए। मैंने अभी तक आपको कितनी कंपनी सिखाई? 4 कंपनी, पब्लिक, प्राइवेट, ओपीसी, स्मॉल, पब्लिक, प्राइवेट, ओपीसी, स्मॉल। अच्छा, और एक चीज, ये लेक्चर खत्म हो जाएगा ना, जब आप घर जाओगे तो आप एक बार खुद से पढ़ना, उसके बाद एग्जाम के कुछ टाइम पहले, या जो अभी यूट्यूब पे देख रहे वो भी 2-3 बार इसी वीडियो को फटाफट भगा भगा के देखना, समझेगा, मजा आएगा। क्लियर है ये चीज? एकदम क्लियर है। चलो बढ़ते आगे। तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा, मेरे साथ साथ आप बोलोगे तो आपका मतलब रिवीजन भी हो जाएगा, इन प्रॉपर वे में रिवीजन हो जाएगा। अरे बोलो हाँ। चलो आगे फटाफट होल्डिंग और सब्सिडरी पे आते, एकदम तड़ाकेदार भड़ाकेदार समझते व्हाट इज होल्डिंग एंड व्हाट इज सब्सिडरी। अब होल्डिंग मतलब क्या? इसके अंदर ना बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, कंफ्यूज होना नहीं है, बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, कंफ्यूज होना नहीं है, आराम से समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं, कोई घाई नहीं, कहीं नहीं जा रहे, आप भी नहीं भाग रहे, हम भी नहीं भाग रहे। सुनो, पहले तो एक चीज समझते हैं, कोई भी कंपनी, क्या बोला मैंने? कोई भी कंपनी जिसका दूसरे कंपनी में होल्डिंग है,
कितना? मोर देन हाफ। वापस बोलो, मोर देन हाफ। 51% नहीं, 51% नहीं, मोर देन हाफ। 50.00000001, हाँ, मोर देन हाफ। हाफ कितना होता है? 50। 50 से ज्यादा उन्होंने कभी नहीं बोला 51। 50 से ज्यादा, पहली चीज होल्डिंग का, ठीक है। दूसरी चीज, वोटिंग पावर और कंट्रोल बोला है, शेयर कैपिटल नहीं बोला है, शेयर नहीं बोला है, वोटिंग पावर और कंट्रोल बोला है, याद रखना। क्लियर है? पढ़ते हैं। अ कंपनी इज अ होल्डिंग कंपनी इन रिलेशन टू वन और मोर कंपनी, मीन्स अ कंपनी विच इज सच कंपनी आर सब्सिडरी कंपनी। एकदम बकवास। A company includes any body corporate, whereas section 2 subsection 87 defines subsidiary company. बोलो, section 2 subsection 87 subsidiary company मतलब कौन सी कंपनी? जिसके अंदर होल्डिंग कंपनी का हाथ है। हाथ है, कितना हाथ है? तो हाथ कितना है? कंट्रोल द कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो बेटा मेरी कंपनी, अगर सुनो, जैसे मैं होल्डिंग कंपनी हूं और मेरी सब्सिडरी कंपनी कौन सी है? रिलायंस। भाई मेरी कंपनी बड़ी है रिलायंस से। अरे हंसते क्या हो, सच्ची? तो मेरी कंपनी बड़ी है रिलायंस कंपनी से, तो मैं होल्डिंग हूं वो कंपनी का। तो आई एम द होल्डिंग कंपनी एंड रिलायंस इज द सब्सिडरी कंपनी। तो मेरा रिलायंस में हाथ है। कितना हाथ है सर? कंट्रोल्स द कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो उनका जितने भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है ना, सबको मैं कंट्रोल करता हूं। क्लियर है? सेकेंड थिंग क्या बोला है? एक्सरसाइज और कंट्रोल मोर देन हाफ ऑफ टोटल वोटिंग पावर ईदर ऑन इट्स और टुगेदर बाय वन और मोर सब्सिडरी। सर समझाओ। सर सुनो, मैंने ना अंबानी में अपना होल्डिंग जमा लिया, तो मैं अंबानी के अंदर मोर देन 50%, मोर देन हाफ हूं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मैं अंबानी में 60% हूं, मेरा कंट्रोल चलता है अंबानी का। अब या तो मैं या तो मेरी सब्सिडरी अंबानी मिलकर टाटा को खरीद रही है, टाटा में होल्डिंग बन रही है, तो या तो मैं या तो अंबानी। सर एग्जांपल दो सर, फिर से समझेंगे। सुनो, आज मेरा अंबानी के कंपनी में 60% होल्डिंग है, वोटिंग पावर है। क्लियर है? मैं होल्डिंग, अंबानी सब्सिडरी। एक दिन मैंने बोला टाटा को भी खरीदते, बहुत पैसा अपने पास, बहुत पैसा, टाटा को खरीदते। मैंने फोन किया अंबानी को, मैंने बोला सुन, होल्डिंग बनने के लिए कितना चाहिए? मोर देन हाफ। डन। एक काम करते हैं, तू डाल 30, मैं डालता हूं 31। बोलता है मतलब? मैंने बोला सुन, तू 30% ले, उसके अंदर मैं 30% लेता हूं, हम दोनों मिलके होल्ड करेंगे। तो या तो मैं अकेला या तो मेरी सब्सिडरी मिलके किसी कंपनी में होल्ड कर रही है, तो हम दोनों भी, मतलब मैं उसका होल्डिंग हुआ। क्लियर है? तो मेरा सब्सिडरी कौन? अंबानी एज वेल एज टाटा, भले फिर अंबानी ने उसमें खरीदा क्यों ना हो। क्लियर है क्या? वेरी गुड। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये सब तो आपको समझ गया, ठीक है। होल्डिंग का मतलब समझा, सब्सिडरी का मतलब समझा। क्लियर है क्या? वेरी गुड। अच्छा, और एक चीज, इफ आई एम अ पब्लिक कंपनी, मैं होल्डिंग हूं, अंबानी का प्राइवेट कंपनी है, मेरा होल्डिंग कंपनी है, आई एम अ पब्लिक कंपनी, अंबानी भाई का प्राइवेट कंपनी है। मेरा होल्डिंग कंपनी अंबानी को मतलब अंबानी का सब्सिडरी कंपनी को ये कर रहा है, तो अंबानी की कंपनी प्राइवेट है, तो इट विल बी डीम्ड पब्लिक। सो होल्डिंग कंपनी की सब्सिडरी कंपनी इज डीम्ड पब्लिक। क्लियर है ये चीज? चलो वेरी गुड। नेक्स्ट, नेक्स्ट एक सेकेंड ना भाई, ये कहां आ गए हम? हाँ, होल्डिंग सब्सिडरी खत्म हो गया ना, ओके। नेक्स्ट, एसोसिएट कंपनी। सर व्हाट इज एसोसिएट कंपनी? पढ़ते हैं, कंफ्यूज मत होना होल्डिंग और एसोसिएट कंपनी में। एसोसिएट कंपनी का सेक्शन 2 सबसेक्शन 6। सर ये 6, 68, 71 ऐसा क्यों? समझते हैं। ए, एसोसिएट कंपनी ए से आता है, तो ए सबसेक्शन में ऊपर आता है, तो पहले ए बी सी डी ऐसा जाता है ना, तो ए आएगा। क्लियर है क्या ये चीज? ठीक है। तो सबसेक्शन 2, अरे सेक्शन 2 सबसेक्शन 6। सेक्शन 2 मतलब आप कोई भी किताब उठा के देख लो, सेक्शंस, अरे डेफिनेशन जो लिखे होते हैं ना, वो सेक्शन 2 में लिखे होते हैं, और फिर सबसेक्शन आता है। तो ये ए है ना एसोसिएट कंपनी का, तो ए, तो अल्फाबेटिकल ए पहले आता है, तो 6 आएगा। चलो वेरी गुड। आउट ऑफ कंटेक्स्ट ध्यान मत दो। नेक्स्ट, in relation to other company means a company in which that other company has significant influence। significant influence मतलब क्या? कि आपका उस कंपनी में कुछ ना कुछ इंफ्लुएंस है। कैसा इंफ्लुएंस? समझते। नॉट अ सब्सिडरी कंपनी ऑफ अ कंपनी हैविंग सच इंफ्लुएंस और इंक्लूड अ जॉइंट वेंचर। अरे सुनो, मेरा किसी कंपनी में ना 20%, कम से कम 20%, कम से कम 20%, वापस बोलो, कम से कम 20%, एसोसिएट कंपनी 20%, मेरा किसी भी कंपनी में कम से कम 20% होल्डिंग है, कंट्रोल है, तो मैं एसोसिएट कंपनी कहलाऊंगा उस कंपनी का।
समझते हैं. द एक्सप्रेशन सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस मीन्स कंट्रोल ऑफ एटलीस्ट 20% of total voting power or control of a participation in a business under an agreement. समझते. The expression of joint venture means a joint agreement whereby the parties that have joint control agreement and have right at net asset and arrangement right. क्लियर है ये चीज. तो जिसमें मेरा 20% से ज्यादा मिनिमम 20 लिखा है. हाँ, नॉट मतलब ये मीन्स कंट्रोल ऑफ एटलीस्ट 20. ठीक है, मतलब मिनिमम एटलीस्ट 20. तो 20% से ज्यादा कंट्रोल होगा तो आई एम द एसोसिएट कंपनी. सुनो, 0 to 20. ठीक है, 20 के ऊपर गया तो आई एम अ एसोसिएट कंपनी. मोर देन 50 गया तो आई एम अ होल्डिंग कंपनी. अरे बोलो हाँ. चलो आगे बढ़ते हैं. पेड अप कैपिटल एंड कन्वर्टेबल प्रेफरेंस. ठीक है, चलो समझा एकदम अच्छे से. सर व्हाट इज अ लिस्टेड कंपनी? लिस्टेड कंपनी मतलब ऐसी कंपनी जो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है. अ लिस्टेड कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज लिस्टेड ऑन अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज. मतलब क्या है? जो एनएससी बीएससी में, अच्छा बहुत सारे स्टॉक एक्सचेंज है बट रिकॉग्नाइज 2 है, एनएससी और बीएससी में लिस्टेड है, दैट इज अ लिस्टेड कंपनी. कौन गवर्न करता है? सेबी. ठीक है, सेबी उसका देखभाल करता है. एकदम क्लियर है. रूल्स एंड रेगुलेशन सब सेबी बनाता है. पढ़ते हैं सेक्शन 2 सबसेक्शन 52 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013. इट इज अ कंपनी विच हैज इट्स सिक्योरिटी लिस्टेड ऑन द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज. रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज कितने? 2. बोलो कौन कौन से, जल्दी बोलो. एनएससी और बीएससी. थोड़े बाल ठीक कर लो, अच्छा लगना चाहिए. क्लियर है क्या? बोलो एनएससी और बीएससी. बाकी बहुत सारे कंपनी लिस्टेड मतलब ये है. क्लियर है. चलो आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट, अनलिस्टेड कंपनी मीन्स अ कंपनी अदर देन अ लिस्टेड कंपनी. बहुत सरल डेफिनेशन दिया. मेरे को 2 डेफिनेशन बहुत पसंद है. पहला अनलिस्टेड, कोई आया देख तो. हाँ, पहला लिस्टेड कंपनी. लिस्टेड कंपनी मतलब कंपनी विच इज लिस्टेड इन द स्टॉक एक्सचेंज. एंड अनलिस्टेड कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज अदर देन अ लिस्टेड कंपनी. चलो नेक्स्ट, गवर्नमेंट. चलो गवर्नमेंट कंपनी पे आते हैं. अब व्हाट इज गवर्नमेंट? बिक गई है ये गवर्नमेंट बेटा. आते क्या गवर्नमेंट पे? चलो, व्हाट इज गवर्नमेंट कंपनी? गवर्नमेंट कंपनी मीन्स अ कंपनी इन विच नॉट लेस देन 51% ऑफ पेड अप कैपिटल इज हेल्ड बाय गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट या दोनों. सेक्शन क्या है? सेक्शन 2 सबसेक्शन 45. बोलो सेक्शन 2 सबसेक्शन 45 कौन सी कंपनी है? गवर्नमेंट. गवर्नमेंट नहीं, गवर्नमेंट. तो क्या बोलते हैं गवर्नमेंट कंपनी? गवर्नमेंट कंपनी मीन्स अ कंपनी इन विच नॉट लेस देन 51% इन मतलब हेल्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और दोनों. द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और गवर्नमेंट मतलब पार्टली सेंट्रल और पार्टली स्टेट. बोलो हाँ. हाँ शाबाश. एटलीस्ट 51% ऑफ पेड अप कैपिटल. सर 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 बोलो व्हाट? सर सर सुनो, इसने क्या बोला है? 51% मतलब 50.00001 नहीं चलेगा. होल्डिंग में क्या बोला था? नॉट लेस देन हाफ. मतलब क्या बोला है? हाफ से ज्यादा हुआ तो वो आप होल्डिंग में माने जाओगे. इसके अंदर प्रॉपर लिखा है कि एटलीस्ट 51% तो गवर्नमेंट का उस कंपनी में हाथ होना चाहिए. इज दिस क्लियर? चलो वेरी गुड. तो इतना ही ध्यान रखना है कि गवर्नमेंट, बोलो गवर्नमेंट, गवर्नमेंट कंपनी मीन्स अ कंपनी हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ एटलीस्ट 51% हेल्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या दोनों. हाँ, पार्टली सेंट्रल गवर्नमेंट, पार्टली स्टेट गवर्नमेंट. फॉरेन कंपनी बोलो रे. फॉरेन 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 कंपनी मतलब जिसका इनकॉर्पोरेशन आउटसाइड इंडिया हुआ है बट उसका प्लेस ऑफ बिजनेस, मेरे साथ बोलो प्लेस ऑफ बिजनेस. सर व्हाट इज प्लेस ऑफ बिजनेस? समझते हैं. हैज अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया वेदर बाय इटसेल्फ थ्रू एजेंट फिजिकली और थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड. समझते हैं. सेक्शन बोलो. सेक्शन 2 सबसेक्शन 42. सेक्शन 2 सबसेक्शन 42. सेक्शन 2 सबसेक्शन 42. फॉरेन कंपनी मीन्स अ कंपनी और अ बॉडी कॉर्पोरेटेड. Incorporation is outside India but having a place of business in India. मतलब क्या? अच्छा, स्टारबक्स, मैकडोनल्ड, एप्पल, ये सब क्या है? कहां इनकॉर्पोरेट हुई है? आउटसाइड इंडिया बट प्लेस कहां है? इंडिया में. अमेजॉन, नेटफ्लिक्स. ठीक है, भले ही वो आप फिजिकली कर रहे हो, भले ही या थ्रू एजेंट के कर रहे हो, या फिर भले ही आप उसको
किसके थ्रू कर रहे हो? ऑनलाइन मोड थ्रू कर रहे हो, उसको क्या बोलते हैं? फॉरेन कंपनी। बस इतना ही याद रखना है। या फिर कोई भी ऐसे बिजनेस जो आप यहां पर कंडक्ट कर रहे हो उसको बोलते हैं फॉरेन कंपनी। इनकॉर्पोरेशन किधर हुआ है? आउटसाइड इंडिया, बट प्लेस ऑफ बिजनेस किधर है? इन इंडिया। भले ही वो एजेंट थ्रू हो, फिजिकल हो या ऑनलाइन हो, फर्क नहीं पैंदा। तो क्या पैंदा? सिर्फ यही पैंदा कि आपका इनकॉर्पोरेशन आउटसाइड इंडिया होना चाहिए और प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में होना चाहिए। अरे बोलो हाँ। हाँ, मेरी फेवरेट कंपनी सेक्शन 8 नहीं, उससे फेवरेट मेरी है निधि कंपनी। नहीं भाई, मेरी एक्स का नाम निधि नहीं था, नाम नहीं लेते। चलो नेक्स्ट, निधि पे बाद में आते, पहले सेक्शन 8 पे आते। हाँ बेटा हाँ, मिलेगी नहीं मुझे नहीं चाहिए। चलो नेक्स्ट टाइम पास मत करो रे। सुनो, फॉर्मेशन ऑफ कंपनी विद अ चैरिटेबल ऑब्जेक्ट इज सेक्शन 8 कंपनी। तो सेक्शन 8 कंपनी क्या है? सेक्शन 8 कंपनी मीन्स अ कंपनी डील्स विद द चैरिटेबल ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्या क्या करती है? प्रमोट द चैरिटेबल ऑब्जेक्ट ऑफ कॉमर्स, आर्ट, साइंस, स्पोर्ट, एजुकेशन, रिसर्च, सोशल वेलफेयर, रीजनल चैरिटी, ये सब। सच कंपनी इंटेंड्स टू अप्लाई इट्स प्रॉफिट इन इट्स प्रमोटिंग इट्स ऑब्जेक्ट। तो देखो, अगर मेरे को जो भी प्रॉफिट होता है, मतलब जो भी मैं काम करती हूं, मेरे को जो भी प्रॉफिट होता है, मतलब कंपनी को, उसका वापस से वो पूरा प्रॉफिट हम लोग चैरिटी में ही यूज करेंगे, वही पर्पस के लिए यूज करेंगे। प्रमोटिंग इट्स ऑब्जेक्ट, तो प्रमोट करना होता है। प्रोहिबिटिंग द पेमेंट ऑफ डिविडेंड टू इट्स मेंबर। सर इसका मतलब क्या? जिस मेंबर ने उसके अंदर स्टेक्स लिए, सॉरी, वो इंसान, मतलब फॉर एग्जांपल अगर मेरा सेक्शन 8 कंपनी में स्टेक्स है तो मेरे को डिविडेंड नहीं मिलेगा, मेरा जितना भी प्रॉफिट होगा वो वापस उसी में यूज करेंगे। तो ये दान धर्म की कंपनी बोल सकते हैं इसको, सेक्शन 8 कंपनी। ठीक है, सेक्शन 8 कंपनी को लाइसेंस गवर्नमेंट देता है, गवर्नमेंट इशू सेक्शन 8 कंपनी लाइसेंस। ठीक है, तो क्या बोला है? द सेंट्रल गवर्नमेंट टू रजिस्टर सच पर्सन और एसोसिएशन ऑफ पर्सन एज अ कंपनी विथ लिमिटेड लायबिलिटी विदाउट द एडिशन ऑफ लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड। सर लिमिटेड किसको लगता है? पब्लिक कंपनी को, और प्राइवेट लिमिटेड प्राइवेट कंपनी को। शाबाश। तो इसको ये सब नहीं लगता है। क्लियर है क्या ये सब? और इसको जब गवर्नमेंट चाहे तो लाइसेंस दे सकते हैं, गवर्नमेंट चाहे तो लाइसेंस निकाल भी सकती है, गवर्नमेंट की इच्छा। ठीक है, द रजिस्ट्रेशन शैल बी ऑन एप्लीकेशन ऑफ रजिस्टर सच पर्सन और एसोसिएशन ऑफ पर्सन ऑफ अ कंपनी। ठीक है, ये सब हमको पता है। रिवोकेशन, व्हाट डू यू मीन बाय रिवोकेशन? रिवोकेशन मतलब गवर्नमेंट ने जो लाइसेंस दिया वो गवर्नमेंट वापस ले लेगी। तो कब लेगी? जब आप कुछ ऐसी हरकतें करो जो गवर्नमेंट को नहीं अच्छा लगे, या आपने सेक्शन 8 के लिए खोला तो और आप कुछ और कर रहे हो, या आपका ऑब्जेक्टिव ही खत्म हो गया और यही आपने बंद कर दिया, तो रिवोक कर लेगी। ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट आपको मानना पड़ेगा। अच्छा, पेनल्टी पढ़ते हैं। बी पनिशेबल विद अ फाइन shall not be less than 10 lakh rupees but which may be extended to 1 crore, and the director and every officer of the company shall be default and punishable with the fine not less than 25,000 rupees but may extend to 25 लाख, और इसके अंदर तुम्हारा घर जाएगा। तो ऐसे कुछ हरकतें मत करो और सेक्शन 8 कंपनी को सेक्शन 8 कंपनी के हिसाब से ही यूज करो। क्लियर है क्या? अब क्या क्या सेक्शन 8 कंपनी करता है? सिग्निफिकेंट पॉइंट समझ लेते हैं कि प्रमोट करता है कॉमर्स, आर्ट, साइंस, रिलीजन, चैरिटी, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट, ये सब चीजें। मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल डज नॉट अप्लाई। यूज इट्स प्रॉफिट अगेन इन द चैरिटी वर्क। डू नॉट डिक्लेयर टू डिविडेंड टू इट्स मेंबर। बोलो हाँ। पीवीटी, एलटीडी, प्राइवेट एलटीडी कुछ भी नहीं लगता है उसके आगे। ठीक है, लाइसेंस गवर्नमेंट दे सकता है और लाइसेंस गवर्नमेंट ले भी सकता है। देने वाला देता है तो वो वापस ले भी सकता है। समझा क्या? क्लियर है ये चीज? अच्छा, नेक्स्ट, व्हाट इज अ डोरमेंट कंपनी? डोरमेंट कंपनी मतलब क्या? डोरमेंट कंपनी मींस अ कंपनी, पहले तो सेक्शन बहुत मस्त है, सेक्शन 455 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 says where a company is formed and registered under this act for a future project to hold an asset, intellectual property and has no significant accounting transaction, such company or an inactive company may apply to ROC for applying the status of dormant company. बोलो जय हो। क्या बोला है सेक्शन 455 ने? A company which is formed and registered under this act for a future project to hold an asset or a IPR, such company or an inactive and has no significant accounting transaction, very good, such company or an inactive company may apply for a status of a dormant company. सर dormant company मतलब क्या? सुनो, आज ना मुझे कंपनी स्टार्ट करना है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास मशीन वगैरह सब है, बट मैंने क्या सोचा कि लाइक कंपनी तो मैंने स्टार्ट कर दी, बट बिजनेस मुझे है ना 2-3 साल बाद करना है। तो अगर मैं 2 साल तक बिजनेस नहीं करूंगा ना तो शायद आरओसी मुझे स्ट्राइक ऑफ कर दे, निकाल दे, बोले ये कुछ काम वाम नहीं करे, फालतू का कंपनी स्टार्ट किया तो इसको निकाल दो। बट ना मुझे ऐसा लगता है कि 2 साल बाद मैं बिजनेस करूंगा। फॉर एग्जाम्पल एक चीज समझते, जैसे
मुझे ऐसा लगता है कि 2 साल बाद ना ऐसा कुछ टेक्नोलॉजी आएगा कि आप यहां से आलू डालोगे और वहां से सोना निकलेगा। क्लियर है क्या? तो ऐसा कोई टेक्नोलॉजी आएगा जब आप यहां से आलू डालोगे और वहां से सोना निकलेगा। तो ये मैं एक मशीन बनाने वाला हूं, बट मुझे ऐसा लगता है कि मैं इसको 2 साल बाद स्टार्ट करूंगा। तो 2-3 साल तक मैं अपनी कंपनी को डोरमेंट करता हूं। डोरमेंट मतलब क्या? कि काम रुका के रखना। तो अगर आपको काम रुका के रखना है और आरओसी आपको स्ट्राइक ऑफ ना करे, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो? डोरमेंट कंपनी का स्टेटस ले सकते हो। वेरी गुड। किससे? आरओसी से। आरओसी रजिस्टर ऑफ कंपनी। शाबाश। अच्छा, इनएक्टिव कंपनी। इनएक्टिव कंपनी मतलब क्या? कंपनी विच डू नॉट कैरिंग एनी बिजनेस और एन ऑपरेशन और हैज मेड नो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन फॉर लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर एंड हैज नॉट फाइल्ड एनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एनुअल रिटर्न ड्यूरिंग लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर। पिछले 2 साल से ना ही मैंने कोई धंधा किया है ना? 2 साल से ना ही कोई बिका है आलू और ना ही आधा कांदा, और 2 साल से मेरे कोई भी फाइनेंशियल एनुअल रिटर्न गए नहीं है, तो मुझे इनएक्टिव कंपनी मानी जाएगी। नेक्स्ट, सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन क्या होता है कि सारे, अच्छा हाँ, एक चीज ध्यान रखना। अगर आपको पूछे 2-3 मार्क के लिए कि व्हाट इज अ सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन, एकदम खुश होकर लिख के मत आ जाना ये चारों की, नहीं, लफड़ा हो जाएगा। क्या बताता हूं? सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन मींस एनी ट्रांजैक्शन अदर देन, significant accounting transaction means any transaction other than. Sir, what is other than? ये चारों को छोड़ के बाकी सारे ट्रांजैक्शन significant accounting transaction है। तो कंपनी में significant accounting transaction नहीं होना चाहिए, तभी ही आप डोरमेंट का स्टेटस ले सकते हो। ये 4 हुआ तो चलेगा, ये 4 significant accounting transaction में नहीं माने जाते। कौन से 4? सुनो। पेमेंट ऑफ फी बाय अ कंपनी टू इट्स रजिस्टर, पेमेंट टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ एक्ट। पहला जो रजिस्टर को फी देना है कंपनी है, ऑब्वियसली बात है, गवर्नमेंट को देना ही पड़ेगा। दूसरा, किसी लॉ को पूरा करने के लिए। दूसरा, अलॉटमेंट ऑफ शेयर टू फुलफिल इट्स रिक्वायरमेंट। सर, व्हाट डज दिस मीन्स? अलॉटमेंट ऑफ शेयर टू फुलफिल इट्स रिक्वायरमेंट। शायद इन 2 साल में, फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर 5 साल तक जॉब कर रहा था, मतलब सॉरी 5 साल तक एक कंपनी चला रहा था, 5 साल बाद मुझे 3 साल के लिए डोरमेंट स्टेटस चाहिए, ले लो, कोई दिक्कत नहीं। अगर उन 3 साल के अंदर कोई ऐसे शेयर्स है प्रेफरेंस जो कन्वर्ट होकर इक्विटी में बदलने वाले, तो वो मैं कर सकता हूं। नेक्स्ट, पेमेंट ऑफ मेंटेनेंस ऑफ ऑफिस एंड रिकॉर्ड। जो ऑफिस एंड रिकॉर्ड का मेंटेनेंस है, वॉचमैन बिचमैन रखा है, तो इट इज ओके। समझा क्या ये चीज? ठीक है। अब हम सब की प्यारी नहीं, सिर्फ मेरी प्यारी निधि कंपनी। ठीक है। अरे नहीं, ये रे भाई, उसका नाम निधि, कुछ नाम नहीं उसका। चलो फटाफट। ठीक है। तो निधि कंपनी क्या है? सेक्शन 406 सबसेक्शन 1 ऑफ कंपनीज एक्ट। निधि अरे सॉरी, ये क्या हो गया भाई? कहां चली गई मेरी निधि? नाराज हो गई क्या? नहीं, आ गई। बोले निधि कंपनी। निधि कंपनी मींस फॉर अ म्यूचुअल बेनिफिट ऑफ सोसाइटी। सर, इसका मतलब क्या? आपको बीसी पता है? बीसी, बीसी गाली नहीं, अरे बीसी किटी पार्टी। किटी पार्टी हमारी मम्मी लोग करती है ना, किटी पार्टी। हाँ, कितने लोग किटी पार्टी करती है मम्मी? 1 2 3 4 आप लोग की नहीं करते? 5। वेरी गुड। व्हाट इज किटी पार्टी? जब सारी मम्मियां मिलकर पैसे जमा करती है, जैसे 500 रुपए हो गए, 600 रुपए हो गए, ऐसे 1000 रुपए हो गए, और वो इकट्ठा करती है। फिर उसमें से कोई एक आंटी जो है, मतलब सॉरी, एक मम्मी जो है, वो पैसा लेके जाती है, फिर अगली बार वो निकालते, फिर वो वैसा सेम। निधि इज सेम एज किटी पार्टी, बीसी, जो भी बोलते तुम लोग। मैं, ठीक है। अच्छा सर, इसका मतलब क्या? सुनो, एक कंपनी, मतलब 8-10 कंपनी मिलके एक कमिटी बनाती है निधि कंपनी नाम से, और उसमें ना सब पैसे निकालते, और उन्हीं में से किसी को वो पैसा मिलता है इंटरेस्ट पे, फ्री में नहीं, इंटरेस्ट पे मिलता है। क्लियर है? तो दैट इज निधि कंपनी। बाकी इसमें इतना इन डेप्थ जाने की जरूरत नहीं, इतना ही है। अच्छा, नेक्स्ट, ये तो पीएफआई, यस ठीक है, इतना कुछ नहीं। ओके, मोड्स ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ, ये क्या बोलते हैं, एक सेकंड, चलो पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन समझाई देता हूं। तो सेक्शन क्या है? सेक्शन 2 सबसेक्शन 72 ऑफ कंपनी एक्ट 2013। मतलब क्या होता है कि कोई पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो फाइनेंस कर रही है, वैसी कंपनी, द लाइफ इंश्योरेंस ऑफ इंडिया इस्टेब्लिशिंग अंडर एलआईसी, जीवन के साथ भी, जीवन के बाद भी, फिर बाद में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंशियल ये लिमिटेड, फिर बाद में इंस्टीट्यूशन नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर सेक्शन 4A सबसेक्शन 2, ये सारी चीजें। ठीक है। अब क्या हो रहा है आज? इसको नहीं मन। ओके, हाँ चलो, मोड्स ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। फटाफट आ जाओ इधर। सुनो। प्रमोटर कौन होता है? ओनर नहीं भाई, ओनर नहीं। प्रमोटर इज नॉट द ओनर ऑफ द कंपनी। प्रमोटर हु ब्रिंग्स एन आइडिया टू स्टार्ट अ कंपनी। जैसे फॉर एग्जांपल रिलायंस कंपनी का कौन है प्रमोटर? अंबानी। अडानी कंपनी का अडानी जी जो वो है। टाटा का रतन टाटा। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का जेठालाल गड़ाल।
जेठालाल गड़ा, गड़ाल बोल रहा हूँ, क्या हो रहा है आज, जेठालाल गड़ा बोलो हाँ। हाँ, तो इज द प्रमोटर हु स्टार्ट्स द कंपनी, ओनर तो शेयर होल्डर है, ऑब्वियस सी बात है। नेक्स्ट, प्रमोटर, द कंपनी एक्ट 2013 डिफाइंस द प्रमोटर अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 69, विच मीन्स अ पर्सन, प्रमोटर तुम लोग को याद रहेगा ऐसा लगता है मुझको अभी, है ना, तो प्रमोटर का सेक्शन आप कभी नहीं भूलोगे। चलो नेक्स्ट, अच्छा, हु हैज बीन नेम्ड सच अ प्रोस्पेक्टस एंड आइडेंटिफाई द कंपनी, जिसने कंपनी आइडेंटिफाई किया है, जिस कंट्रोल्स अफेयर्स ये सब रखता है। और देखो जरूरी नहीं है कि जो शेयर होल्डर है वो डायरेक्टर नहीं बन सकता, बन सकता है, ऑब्वियस सी बात है। जैसे हमारे अंबानी जी है, अंबानी जी के पास अभी नहीं करके भी 55 या 58 या 52 ऐसा कुछ तो है शेयर्स उनके पास, उन्हीं की कंपनी के, और एज ही इज एमडी एंड चेयरमैन, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। और कहीं पे ऐसा लिखा भी नहीं है कि अगर आप मतलब प्रमोटर हो तो आप, मतलब आप शेयर होल्डर हो तो आप डायरेक्टर नहीं बन सकते। क्लियर है क्या? अच्छा, फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, अभी हमने पढ़ा था एक कंपनी को फॉर्म करने के लिए कितने मेंबर चाहिए, तो ओपीसी में 1, पब्लिक में 3 और प्राइवेट में 2। ओपीसी में 1, प्राइवेट में 2, पब्लिक में 3। ओपीसी में 1, प्राइवेट में 2, पब्लिक में 3। ओपीसी में 1, पब्लिक में सॉरी प्राइवेट में 2, पब्लिक में 3। सर मिनिमम ओपीसी में 1 मेंबर चाहिए, मैक्सिमम 1, मिनिमम 1 मैक्सिमम 1, ज्यादा मत बोलना। क्लियर है? सेकंड, सर प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 मेंबर चाहिए, मैक्सिमम 200, मिनिमम 2 मैक्सिमम 200 प्राइवेट कंपनी में। नेक्स्ट, सर पब्लिक में मिनिमम 7, ओ मैं 3 बोला क्या, ओ सॉरी 3 बोला ना कि 7 बोला, अच्छा ठीक है सॉरी, 7 मेंबर्स चाहिए, अरे हाँ 3 7 ठीक है, 7 मेंबर्स चाहिए। कितने मेंबर्स चाहिए? 7 मेंबर्स, पब्लिक में 7 मेंबर्स मिनिमम, मैक्सिमम अनलिमिटेड। वापस से एक बार समझते हैं, ओपीसी में 1 मैक्सिमम 1, प्राइवेट में 2 मैक्सिमम 200, पब्लिक में मिनिमम 7 मैक्सिमम अनलिमिटेड। क्लियर है क्या? अच्छा, इनकॉर्पोरेशन कैसा होगा? व्हाट इज इनकॉर्पोरेशन? कंपनी को स्टार्ट करते, जब इनकॉर्पोरेट करते तो सॉरी वो तो बात की बात है, वो फॉर्म्स वगैरह सब अलग चीज है, वो ऐसा नहीं होता। चलो फटाफट सुनो, कंपनी को जल्दी सुनो, कंपनी को इनकॉर्पोरेट कैसे करते हैं। देखो पहले तो डॉक्यूमेंट्स फाइल करना है, किसके साथ? रजिस्टर के साथ, रजिस्टर नहीं रजिस्ट्रार है वो, रजिस्ट्रार, हु इज द रजिस्ट्रार? गवर्नमेंट, जो आरओसी वगैरह होते हैं उनके पास करना है। मेमोरेंडम एंड आर्टिकल दोनों शुड बी साइन बाय सब्सक्राइबर। सब्सक्राइबर कौन होता है? जो पहली बार कंपनी स्टार्ट करता है, जिनका नाम लिखा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल प्राइवेट कंपनी में 2 मेंबर है, फॉर एग्जाम्पल मेरे प्राइवेट कंपनी में 5 मेंबर, तो पांचों के पांचों मेरे सब्सक्राइबर है जिन्होंने स्टार्ट किया है, जो उनके नाम है उसमें। और सेकंड चीज क्या बोला है उन्होंने? एमओए और एओए को साइन कर रहा है। एमओए क्या है? एमओए एओए क्या है हम आगे पढ़ेंगे। एमओए इज द हार्ट ऑफ द कंपनी, ठीक है। चलो नेक्स्ट, तो क्या बोला है मैंने? एमओए एओए साइन करना है विथ ऑल द सब्सक्राइबर। सेकंड क्या बोला है? डिक्लेरेशन देना है आदमी लोगों को, मतलब जो भी मेंबर थे, कि भाई हमारी सहु इच्छा से हम लोग इसके मेंबर बने हैं और हमारा नाम आर्टिकल या इसके अंदर है। नेक्स्ट क्या बोला है? अच्छा हाँ, मेंबर्स जो बनते हैं वही डायरेक्टर को अपॉइंट करते हैं, और नेक्स्ट जो डायरेक्टर को अपॉइंट करता है जैसे हर साल, तो वो भी मेंबर होते हैं, और ये पूरा प्रोसीजर आर्टिकल्स में लिखा हुआ होता है। क्लियर है? फिर अ डिक्लेरेशन फ्रॉम ईच सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम फ्रॉम पर्सन नेम्ड एज अ फर्स्ट डायरेक्टर। तो मतलब अगर सुनो, फॉर एग्जांपल जैसे मैं एक चीज तुम लोग को समझाता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल एक चीज समझते हम, अगर मेरा नाम, जैसे फॉर एग्जांपल मैं सब्सक्राइबर हूं, हम 5 जन मिलकर सब्सक्राइबर है, तो चलो एक एग्जांपल लेते हैं, मतलब मैं और प्रेम है, ठीक है, तो मैं और प्रेम मिलकर प्राइवेट कंपनी स्टार्ट किया। अब हमारे पास डायरेक्टर नहीं है, डायरेक्टर तो रखना पड़ेगा, मैनेजमेंट कौन करेगा? जब तक हमारे पास डायरेक्टर नहीं मिलता या कोई डायरेक्टर बनने तैयार नहीं, तो हम दोनों में से एक इंसान डायरेक्टर बन जाएगा। क्लियर है क्या ये चीज? वेरी गुड। नेक्स्ट, उसके बाद क्या बोला है उन्होंने? एड्रेस ऑफ द करस्पॉन्डेंस, रजिस्टर ऑफिस किधर है, एड्रेस देना है। उसके बाद पर्टिकुलर्स, नेम वगैरह सबका, एड्रेस, गांव, नाव, पता सबका। तो पहला कंपनी का, दूसरा इसका। किधर? सुनो, ये फाइलिंग करना है भाई, ये रजिस्ट्रार के पास फाइलिंग करना है। एमओए साइन करवा के डायरेक्टर कौन रहेगा उसका नाम, गाम, पत्ता, फिर उसके बाद ये क्या बोलते हैं, एड्रेस कहां पर है, क्या है आप लोगों का एड्रेस, पर्टिकुलर्स वगैरह सब कुछ चीजें, ठीक है। फिर इशू अ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन और रजिस्ट्रेशन। जैसे आपका रजिस्ट्रेशन हो गया, आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है इनकॉर्पोरेशन का कि भाई कांग्रेचुलेशंस, आपकी मेहनत सफल हुई और आपका कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गया। फिर सिन नंबर मिलता है, 2 नंबर होता है, सिन होता है, डिन होता है। सिन मतलब कॉर्पोरेशन, अरे कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर, डिन मतलब डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। जब भी आप डायरेक्टर बनते हो, डिन होना मैंडेटरी है, वरना आप डायरेक्टर नहीं हो, तो आपके पास डिन होना मैंडेटरी है। नेक्स्ट, मेंटेनेंस ऑफ कॉपीज ऑफ ऑल द डॉक्यूमेंटेशन एंड
इंफॉर्मेशन। तो आपके पास सारे डॉक्यूमेंटेशन का कॉपीज वगैरह होना चाहिए, सारे इंफॉर्मेशन का कॉपीज वगैरह होना चाहिए और आपको फाइलिंग करना है, ठीक है। अगर कोई भी फॉल्स इंफॉर्मेशन, कोई झूठी या कुछ छूटी, वापस से कुछ झूठा है या कुछ छूटा है, फॉर एग्जांपल अगर कोई चीज मैंने फॉल्स दी है या मुझसे कुछ छूट गई है, वो होगा तो आप पे पेनल्टी लग सकती है। क्लियर है क्या? आपका लाइसेंस सस्पेंड हो सकता है। नेक्स्ट क्या बोला, कंपनी ऑलरेडी इनकॉर्पोरेशन बाय फर्निश एनी फॉल्स और इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंटेशन। तो फिर आपका मटेरियल फैक्ट वगैरह जो है वो आपने नहीं दिया है, तो या तो एक बार वो आपको मौका देगी कि आप ठीक कराओ, वरना फिर टाटा बाय बाय। क्लियर है क्या ये चीज? चलो बढ़े क्या आगे। अच्छा, ट्रिब्यूनल, ऑन ट्रिब्यूनल, व्हाट इज ट्रिब्यूनल? ट्रिब्यूनल क्या है? एनसीएलटी। अभी सुनो, पहले एनसीएलटी समझते हैं, फिर बाद में ट्रिब्यूनल समझते हैं। पहले ना ऐसा होता था, बहुत पहले, जब मतलब एनसीएलटी नहीं बना था, तो है ना कंपनीज के मैटर है ना, कुछ भी मगजमारी होता था कॉन्ट्रैक्ट वगैरह कंपनी के साथ, तो सारे मैटर्स कोर्ट में जाते थे, ठीक है। अब कोर्ट पे इतना बर्डन हो गया, तो कोर्ट ने एक अलग से बॉडी बनाया जिसको बोलते हैं एनसीएलटी। तो एनसीएलटी क्या करता है, सारे मैटर्स जो भी कंपनी के रिलेटेड है वो उसके अंदर लाता है। तो ट्रिब्यूनल इज ऑल्सो एज लाइक एनसीएलटी जैसा ही काम करता है। तो एक ट्रिब्यूनल फॉर्म करते हैं जिसके अंदर सारे मैटर्स रखते हैं, ठीक है। अच्छा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, सिंप्लीफाइड प्रोफोर्मा ऑफ इनकॉर्पोरेटिंग कंपनी इलेक्ट्रॉनिकली, स्पाइस प्लस, स्पाइस 32, ये सारे फॉर्म्स है जो आपको फिल करना होता है। क्लियर है क्या ये चीज? ओके, नेक्स्ट आते हैं हम, ठीक है, ये सब तो मेमोरेंडम वगैरह, ठीक है। हा, क्लासिफिकेशन ऑफ कैपिटल। चलो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया है, एग्जाम में आएगा, आप रो दोगे, तो इधर ध्यान दो, बाकी का टाइम पास छोड़ो, ठीक है। और जो यूट्यूब पे देख रहे हैं बेटा, अगर आप ये मेरा वीडियो देख रहे हो, आप फिजिकल नहीं हो, तो प्लीज सोना मत, है ना। सोते सोते पता चला मेरा लेक्चर देखते देखते सो गए, तो ऐसा कुछ करना मत, और लेक्चर ध्यान से देखना। अच्छा ठीक है, आ जाओ, चलो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से वापस इस दुनिया में। सुनो फटाफट, अभी ये नेक्स्ट चीज हम समझते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ कैपिटल। अच्छा, लाइन वाइज समझना, पहले होता है रजिस्टर्ड कैपिटल, फिर होता है इशूड कैपिटल, उसके बाद आता है कौन सा कैपिटल आता है, सब्सक्राइब कैपिटल और कॉल्ड अप एंड पेड अप, ठीक है। एक एक करके हम समझेंगे, सुनो। व्हाट इज रजिस्टर्ड कैपिटल? मैंने कंपनी स्टार्ट की, अब मैं लाइन से समझा रहा हूं, एक ही बार समझाऊंगा, उसके बाद इन डिटेल नहीं जाऊंगा। मैंने कंपनी रजिस्टर की, बोलो हाँ हाँ, शाबाश। मेरी कंपनी का नाम था जेविन फास्ट फूड प्राइवेट लिमिटेड, प्राइवेट कंपनी थी। सॉरी, मेरी कंपनी प्राइवेट कंपनी थी, मैंने ये की। मैंने वहां पर बोला कि मैं, मेरी कंपनी का जो रजिस्टर कैपिटल है वो होगा 100 करोड़ फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो मैं पब्लिक से 100 करोड़ रुपया लूंगा, दिस इज माय रजिस्टर्ड कैपिटल, ऑथोराइज कैपिटल, नॉमिनल कैपिटल। कि ऑथोराइज कैपिटल इज कि मैं पब्लिक से 100 करोड़ रुपया लूंगा, बोलो हाँ हाँ। सुनो, तो ये मेरा ऑथोराइज कैपिटल था, ये मेरे इसके अंदर लिखा हुआ था आर्टिकल में। अब उसके अंदर से ना मैंने क्या किया, मैंने बोला चलो कंपनी स्टार्ट की है, पैसा वैसा लगा है तगड़ा, अच्छा खासा चल रहा है बिजनेस, पैसा रेज करते पब्लिक से। मेरे पास कितना लिमिट है, 100 करोड़ का। मैंने बोला 100 करोड़ की जरूरत अभी इतनी नहीं है, तो 20 करोड़ की जरूरत है, तो मैं 20 करोड़ इशू करता हूं। आपने बोला हाँ, मैंने डाल दिया आईपीओ, आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, ठीक है। फर्स्ट टाइम जब हम आईपीओ करते हैं, उसके बाद हम एफपीओ करते हैं। बार बार जब एक बार भीख मांगने को आईपीओ बोलते हैं, है ना, और बार बार भीख मांगो तो एफपीओ, अरे मतलब पब्लिक से, ठीक है। तो पहला मेरा ऑथोराइज कैपिटल था 100 करोड़ का, मुझको इशू करना है, मुझे पैसे चाहिए, कितने, 20 करोड़, तो आई इशू आईपीओ ऑफ 20 करोड़। मेरे पास 80 बचाया, 80 में बाद में भीख मांगूंगा, अभी मैं कितना मांग रहा हूं, 20 करोड़, ठीक है। ऑथोराइज कैपिटल समझा, जब मैंने वो इसमें लिखा कि माय पेड अप, सॉरी, माय ऑथोराइज कैपिटल इज 100 करोड़, नाउ आई वांट अ आईपीओ ऑफ 20 करोड़, सो आई एम इशूइंग द प्रोस्पेक्टस एंड शेयर्स टू पीपल, 20 करोड़ का, ठीक है। नेक्स्ट, उसके बाद आता है सब्सक्राइब कैपिटल। अच्छा सुनो, एक चीज आपने सुना होगा, ओवर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन, फुल्ली सब्सक्रिप्शन, सुना है ये चीज, ठीक है। मैंने कितना रुपए मांगा, 20 करोड़। अब सब्सक्राइब कितना किया लोगों ने, 20 करोड़, ठीक है। पूरा का पूरा सब्सक्राइब किया, भाई मेरी कंपनी बहुत बड़ी है, ठीक है, तो सबने सब्सक्राइब किया पूरा। तो मैंने ऑथराइज 100 करोड़ किया था, इशूड 20 करोड़, और सब्सक्राइब कितना हुआ, 20 करोड़, ठीक है। अब मैंने कॉल्ड अप किया, नाउ व्हाट इज कॉल्ड अप एंड व्हाट इज पेड अप, ये चीज ध्यान से समझते हैं। सर मैंने कॉल करके पैसा मांगा, अच्छा आप दो चीज समझना, ये जो पहले कॉलिंग सिस्टम चलता था ना, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, थर्ड कॉल, ये बंद हो गया है, चलता है थोड़ा बहुत बट बंद हो गया। अभी क्या सिस्टम चलता है, फुल्ली पेड अप, ठीक है। फिर भी हम ऐसा मानते हैं कि कॉल अप बचा है, तो मैंने कॉल किया, हेलो आपका फर्स्ट कॉल है
100 रुपया आप भर दो, तो मैंने 100 रुपए सबसे मांगे, सो मेरा कॉल्ड अप कैपिटल, सबने 100 रुपए दिए, सो दैट इज पेड अप कैपिटल। अच्छे से समझते हैं, पहले क्या था, ऑथोराइज कैपिटल, ऑथोराइज कैपिटल वॉज 100 करोड़, फिर मैंने इशू किया कितना, 20 करोड़, फिर उसमें से लोगों ने सब्सक्राइब किया कितना, 20 करोड़, पूरा का पूरा सब्सक्रिप्शन फुल हो गया। नेक्स्ट मैंने कॉल्ड अप किया, फॉर एग्जांपल मानते मैंने फुल कॉल्ड अप किया, पूरा का पूरा पैसा दे दो बेटा, मैंने कॉल्ड अप किया फुल अमाउंट के लिए, 10 करोड़ के लिए, सॉरी 20 करोड़ के लिए, और फिर सबने पेड अप किया पूरा 20 करोड़। समझा? ऑथोराइज क्या होता है, इशूड क्या होता है, सब्सक्राइब क्या होता है, कॉल्ड अप क्या होता है और पेड अप क्या होता है। क्लियर है? तो जब भी आप देखोगे तो एक ही चीज याद रखना है, पेड अप कैपिटल। क्यों? क्योंकि हर जगह आप देखोगे पेड अप शेयर कैपिटल, पेड अप शेयर कैपिटल, पेड अप शेयर कैपिटल इतना होना चाहिए, पेड अप शेयर कैपिटल उतना होना चाहिए, इस वजह से। बोलो हाँ, क्लियर, एकदम समझ रहे, एकदम वेरी गुड। चलो अब मुझे इसको पढ़ाने की जरूरत नहीं है, आप समझ गए हो, फिर भी आप एक बार इसको रिवाइज कर लेना, समझा है ना ये चीज? ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट, शेयर्स। दो टाइप के शेयर्स होते हैं, कौन कौन से? इक्विटी और प्रेफरेंस। क्लियर है? दो टाइप के शेयर्स होते हैं, इक्विटी और प्रेफरेंस। इक्विटी शेयर मतलब क्या और प्रेफरेंस शेयर मतलब क्या? ठीक है, अब समझते आराम से, एकदम बिना किसी दिक्कत के। इक्विटी में ना दो चीज होता है, डिफरेंशियल वोटिंग राइट, और फिर प्रेफरेंस में दो होता है, मतलब ऑन द प्रेफरेंस ऑफ डिविडेंड, ऑन द प्रेफरेंस ऑफ वाइंडिंग अप। ध्यान से सुनते, मजा आएगा, सुनो। आपके पास ना कंपनी के ना 99.9% भी शेयर्स हुए ना, आप ओनर नहीं होते, या कोई फायदा भी नहीं है। सर क्यों? सुनो, मैं ना अंबानी के कंपनी में 60% शेयर्स होल्ड करता हूं, पेड अप कैपिटल, 60% पेड अप शेयर कैपिटल होल्ड करता हूं। अंबानी 40% करता है, कौन ओनर? मैं। ऑब्वियसली 60% होल्ड करता हूं ना, मैं ओनर ना? नहीं। मेरे अगर शेयर्स ना नो वोटिंग पावर में ना, कि मतलब मेरे सिर्फ शेयर्स है, उनको वोटिंग पावर नहीं है, तो है ना अंबानी के पास ना 100% वोटिंग पावर है, क्योंकि 40% जो शेयर्स थे उसमें फुल वोटिंग पावर है, तो अंबानी मालिक हुआ। कैसे? सुनो, कंपनी के डिसीजंस लेने के लिए ना शेयर होल्डर का ये होना जरूरी है, हाँ होनी जरूरी है, ठीक है। तो अंबानी के पास तो वोटिंग पावर है, तो कंपनी में कोई भी डिसीजन लेना होगा तो अंबानी लेगा। मेरे पास 60% है, क्या फायदा, मैं खाली आके बैठ के भजिया खा के जा रहा हूं। समझ रहे हो आप ये चीज? क्लियर है क्या? क्योंकि मेरे पास वोटिंग पावर ही नहीं है। तो दो टाइप होता है, एक यूनिफॉर्म वोटिंग पावर। यूनिफॉर्म वोटिंग पावर मतलब 1 शेयर 1 वोट, एकदम सिंपल है, 1 शेयर 1 वोट। अगर 1 शेयर 1 वोट होता तो 60% में मेरे पास 60% वोटिंग पावर होता, तो अंबानी के पास 40% होता, तो मैं राजा। बट यहां पर मेरे पास डिफरेंशियल वोटिंग पावर है, मेरा है 1 शेयर नो वोट, उसका है 1 शेयर 10 वोट या 1 शेयर 1 वोट, तो उसके पास सारा वोटिंग पावर है, मेरे पास वोटिंग पावर ही नहीं है। तो ऐसा सर आप बोलोगे कि उससे क्या ही फर्क पड़ता है? छोटे छोटे लोगों को फर्क नहीं पड़ता, हम और आप जैसे लोगों को, जिसके पास रिलायंस के 10,000 20,000 50,000 1 लाख के शेयर्स है, हम लोग क्या ही मीटिंग में जाएंगे, करोड़ों करोड़ों रुपए के शेयर्स है, वो लोग वोटिंग वगैरह करते हैं। तो हम लोग को अगर नो वोटिंग वाले भी शेयर्स मिले ना, फर्क नहीं पड़ता। अरे तुम क्या कर लोगे, क्या तुम्हारा 0.00001% वोट है, मायने भी करेगा क्या? नहीं। तो दिस इज कॉल्ड डिफरेंशियल वोटिंग पावर। अलग अलग टाइप के वोट होते हैं, पहला 1 शेयर 1 वोट विच इज यूनिफॉर्म, और बाकी डिफरेंशियल वोटिंग पावर। किसी के पास 1 शेयर 1 वोट है, किसी के पास 1 शेयर नो वोट है, किसी के पास 1 शेयर 10 वोट है। क्लियर है क्या ये चीज? एकदम मक्खन। आते क्या प्रेफरेंस पे? बहुत सही। अच्छा, प्रेफरेंस के अंदर हम समझेंगे व्हाट इज प्रेफरेंस। ये क्या है? एक सेकेंड ना, हाँ है। अच्छा, प्रेफरेंस मतलब दो चीज में प्रेफरेंस मिलता है आपको, पहला डिविडेंड बांटते वक्त और दूसरा वाइंडिंग अप के वक्त। सर थोड़ा समझाओ ना। सर सुनो ना, जिस टाइम पे डिविडेंड देंगे ना कंपनी, जरूरी नहीं, देखो पहली चीज डिविडेंड देना जरूरी है ही नहीं किसी भी कंपनी में। जब आप डिविडेंड दोगे, जब आपका मन करे और आपको ऐसी इच्छा हो कि मैं डिविडेंड दूं, तो सबसे पहला मेरा प्रेफरेंस जाएगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। जैसे फॉर एग्जांपल 200 लोग हैं, मुझे 100 रुपए डिविडेंड बांटना है, सबको 1-1 रुपया, तो 100 प्रेफरेंस है, 100 इक्विटी है, 100 रुपए डिविडेंड बांटना है, 1-1 रुपया। मैंने 100 सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को प्रेफरेंस मिलेगा, सबको 1-1 रुपया मिल गया, 100 रुपए उधर ही खत्म हो गए। इक्विटी शेयर होल्डर क्या करेंगे? कुछ नहीं, ठन गोपाल, हाथ में कुछ नहीं रहेगा उनके। तो प्रेफरेंस इक्विटी शेयर होल्डर को, फिर कुछ बचा तो उनमें बांट देंगे गरीबों में, हम जैसे इक्विटी शेयर होल्डर को। पर हां, उनका अमाउंट ये रहता है, सर्टन रहता है। दूसरी चीज, वाइंडिंग अप के टाइम। सर वाइंडिंग अप के टाइम मतलब क्या? सुनो, मेरे पास 120 करोड़ के एसेट है, मेरी लायबिलिटी 100 करोड़ है। 100 करोड़ की लायबिलिटी बेची और 100 करोड़ के एसेट बेचे, लायबिलिटी पूरी कर दी। हाँ सर, बचे 20 करोड़।
अब 20 करोड़ प्रेफरेंस शेयर होल्डर के थे और 20 करोड़ हमारे थे। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को प्रेफरेंस मिलेगा, 20 करोड़ उनमें बांट दिया, हम क्या, कुछ नहीं ऐसा। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दो चीज में प्रेफरेंस मिलता है, पहला वाइंडिंग अप के टाइम, दूसरा डिविडेंड के टाइम। बोलो हाँ। शेयर्स आर मूवेबल प्रॉपर्टी, ऑब्वियस सी बात है, शेयर्स मूव कर सकते हैं। देयर इज अ रेस्ट्रिक्शन ऑन प्राइवेट कंपनी फॉर ट्रांसफरिंग द शेयर एंड फ्रीली ट्रांसफरेबल इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी। समझा क्या? पब्लिक क्या बोलती, पब्लिक, समझा क्या? शेयर शैल बी नंबर्ड, तो शेयर को अपना खुद का एक नंबर होता है, मतलब ये आइडेंटिफाई नंबर होता है, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर, दो चीज में प्रेफरेंस मिलता है, पेमेंट ऑफ डिविडेंड और रीपेमेंट। रीपेमेंट मतलब वाइंडिंग अप के टाइम। बोलो हाँ, हाँ क्लियर है। चलो नेक्स्ट चीज पे आते हैं हम। सॉरी, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन सबसे इंपॉर्टेंट है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आ जाओ। एमओए आओ ना, एमओए। चलो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पढ़ते क्या? बोलो हाँ। चलिए शुरू करते हैं। सुनो, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है? इट इज द हार्ट ऑफ कंपनी। एक चीज याद रखना, एमओए इज द हार्ट ऑफ कंपनी, ठीक है। डिफरेंस पढ़ेंगे आगे, बट एक चीज याद रखना, एमओए इज द हार्ट ऑफ कंपनी। दो चीज होती है कंपनी चलाने के लिए, एक होता है एमओए, एक होता है एओए। एमओए, एओए, समझा? मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल और आर्टिकल्स ऑफ, अरे सॉरी, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। समझते हैं, ठीक है। जब भी कंपनी को फॉर्म करना है, एक सेकेंड, कहां गया वो, ठीक है, क्लॉजेस आगे आएंगे। चलो ये टेबल ना बहुत अच्छे से ध्यान रखना। ये ए बी सी डी ई 5 आता है इसके अंदर, एफ जी एच आई जे आता है एओए के अंदर। बोलो मेरे साथ, टेबल ए बी सी डी ई आता है एमओए के अंदर, एफ जी एच आई जे आता है एओए के अंदर। बोलो हाँ, हाँ। अच्छा, टेबल ए क्या बोलता है? एमओए लिमिटेड बाय शेयर। टेबल बी क्या बोलता है? लिमिटेड बाय गारंटी एंड नॉट बाय हैविंग शेयर कैपिटल। फिर लिमिटेड बाय गारंटी एंड हैविंग शेयर कैपिटल। डी अनलिमिटेड लायबिलिटी और ई अनलिमिटेड लायबिलिटी हैविंग शेयर कैपिटल। ज्यादा दिमाग पे लोड लेने की जरूरत नहीं, बस ये टेबल को लर्न करना, लिख के आ जाना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, क्लॉज। बोलो कौन कौन से क्लॉज होते हैं? नेम क्लॉज, रजिस्टर ऑफिस क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज, लायबिलिटी क्लॉज और कैपिटल क्लॉज। एक एक करके समझेंगे बिना किसी दिक्कत के। आ जाइए नेम क्लॉज पे। सर नाम तो होना चाहिए ना कंपनी का। बोले हाँ। सुनो, ओह आई एम सो सॉरी, कोई भी नाम कंपनी का ऐसा नहीं होना चाहिए जो किसी भी मतलब बोलते ना कंट्री के रिलीजन को या कंट्री को डिफेमेटरी हो। व्हाट इज डिफेमेटरी? की बदनामी कर रहा है या गाली गलौज का नाम, ऐसे सब नाम नहीं चलेंगे, ठीक है। सेंटीमेंट हर्ट्स हो रहे या ऐसा कुछ नाम है जिससे अदर कंट्रीज के क्या बोल सकते हैं, रिलेशन खराब हो रहे हमारे वजह से, ये सब चीजें याद रखना है। सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी को मेंटेन रखना है इंडिया में, ठीक है। हैवी टर्म्स हो गए। नेक्स्ट समझते हैं क्या, कि नाम सिमिलर नहीं होना चाहिए। समझा? जैसे अभी गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स नाम है तो गड़ा इलेक्ट्रॉनिक प्राइवेट लिमिटेड, आपका भी गड़ा इलेक्ट्रॉनिक प्राइवेट लिमिटेड नहीं होगा। क्लियर है? नाम सिमिलर नहीं होने चाहिए। दूसरी चीज, पब्लिक कंपनी के पीछे क्या लिखा रहेगा? लिमिटेड, और प्राइवेट कंपनी के पीछे पीवीटी एलटीडी, प्राइवेट लिमिटेड। पब्लिक कंपनी के पीछे सिर्फ लिमिटेड, प्राइवेट कंपनी के पीछे प्राइवेट लिमिटेड। बोलो हाँ, हाँ। सेक्शन 8 के पीछे पब्लिक लिमिटेड, सेक्शन 8, ओ भाई कुछ भी नहीं, शाबाश। अब बच्चे क्या कर रहे हैं भाई? तुम लोग क्या नशे वशे करके आते हो क्या? क्लियर है क्या ये चीज? नेम क्लॉज क्लियर है क्या? बस इसमें इतना ज्यादा फिर लोड लेने की जरूरत नहीं है। क्लियर है क्या? चलो नेक्स्ट, रजिस्टर ऑफिस, रजिस्टर क्लॉज। अच्छा, रजिस्टर क्लॉज में अपना पूरा एड्रेस नहीं लिखना है, सिर्फ द स्टेट इन विच द रजिस्टर ऑफिस ऑफ अ कंपनी इज सिचुएटेड। तो पूरा ऐसे नहीं लिखना 504 है, ये विंग है, वो विंग है, ऐसा है वैसा है, ये सब नहीं लिखना है। तो क्या लिखना है? द स्टेट ऑफ रजिस्टर ऑफिस इज सिचुएटेड। नेक्स्ट, ऑब्जेक्ट क्लॉज। भैया आपका ऑब्जेक्ट कहां है? ऑब्जेक्ट क्लॉज वेरी इंपॉर्टेंट ना, अभी अल्ट्रा वायरस आएगा ना तब समझेगा आपको। ऑब्जेक्ट क्लॉज वेरी इंपॉर्टेंट। अरे आपका ऑब्जेक्ट क्या है? ठीक है, जैसे एक हमारी कंपनी थी जेविन प्रेम दारू वाला लिमिटेड, हम लोग दारू बनाते थे और दारू बेचते थे। तो मेरा और प्रेम का ऑब्जेक्ट क्या है? दारू बनाना। हम लोग दारू बनाते थे, दारू बेचते थे, तो दिस इज माय ऑब्जेक्ट। हमारा नेम क्या था? जेविन प्रेम दारू वाला प्राइवेट लिमिटेड। हम लोग का रजिस्टर ऑफिस कहां था? महाराष्ट्र। स्टेट बोला बेटा, स्टेट, मुंबई नहीं, महाराष्ट्र। क्लियर है? नेक्स्ट क्या बोला है? हमारा ऑब्जेक्ट क्या था? दारू बनाना और दारू बेचना। ठीक है, हम लोग मस्त दारू बेचते थे और दारू बनाते थे। लायबिलिटी, सर व्हाट इज लायबिलिटी? सर लायबिलिटी मतलब हमारी लायबिलिटी कितनी है वो कंपनी में? लिमिटेड है, अनलिमिटेड है? लिमिटेड है तो लिमिटेड बाय शेयर है या लिमिटेड बाय गारंटी है? क्लियर है क्या? समझा ये चीज? नेक्स्ट,
उसके बाद कैपिटल क्लॉज, हम लोगों का कैपिटल कितना है, हम लोग कितना कैपिटल लाने वाले हैं, या हमारा ये नॉमिनल कैपिटल कितना है, ऑथोराइज कैपिटल कितना है, वो भी आपको लिखना है। क्लियर है क्या ये चीज? बोलो वापस से। नेम क्लॉज क्या होता है? जहां आपका नेम हो। प्राइवेट कंपनी पीवीटी लिमिटेड, पब्लिक कंपनी है तो सिर्फ लिमिटेड। हमारा नाम क्या था? जेविन प्रेम दारूवाला लिमिटेड। व्हाट इज द रजिस्टर क्लॉज? रजिस्टर ऑफिस क्लॉज, कौन से स्टेट में आपका ऑफिस है। नेक्स्ट, व्हाट इज द ऑब्जेक्ट क्लॉज? कोई भी चीज ऑब्जेक्ट के बाहर नहीं होनी चाहिए। जैसे मेरा और प्रेम का दारू बनाने का बिजनेस था, तो हमारा ऑब्जेक्ट क्लॉज दारू बनाना है। दारू बनाएंगे, दारू बेचेंगे, खत्म बात। दिस इज आवर ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्ट के बाहर अगर आप गए तो क्या होता है, वो हम अल्ट्रा वायरस में पढ़ेंगे। ऑब्जेक्ट क्लॉज के बाद क्या था? लिमिटेड क्लॉज। व्हाट इज लिमिटेड क्लॉज? अरे सॉरी, लायबिलिटी क्लॉज। व्हाट इज लायबिलिटी क्लॉज? दो टाइप का, लिमिटेड और अनलिमिटेड। लिमिटेड बाय शेयर, लिमिटेड बाय गारंटी। एकदम सरस। उसके बाद कैपिटल क्लॉज। कैपिटल क्लॉज मतलब कितना आप कैपिटल लाओगे, ये कितना लाया हुआ है, कितना आप कलेक्ट कर सकते हो। अच्छा, एमओए अल्टर, एक सेकंड ना, अच्छा वो आ गया, ठीक है। एमओए अल्टर करना मुश्किल है थोड़ा, क्योंकि वो थोड़ा एक रिजिड प्रोसीजर है, उसका बहुत डिफिकल्ट प्रोसीजर है। एओए आप अल्टर कर सकते हो, वो आगे हम पढ़ेंगे। अच्छा, डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस। चलो अल्ट्रा वायरस के पहले अपन लोग थोड़ा ये पढ़ लेते हैं, एओए, फिर दोनों को समझते फिर आते हैं। चलो आ जाओ 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 जाओ। एओए, एओए मतलब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। एक चीज समझते हैं, एमओए मतलब पूरे कंपनी की चीजें जो बाहर की दुनिया को पता होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मेरे कंपनी का नाम, मेरे कंपनी का काम, मेरे कंपनी कहां है, मेरा कंपनी क्या कर रहा है, ये बाहर वालों को पता होना चाहिए। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन मतलब जो अंदर वालों को पता होना चाहिए, मेरे कंपनी के रूल्स, मेरे कंपनी के रेगुलेशंस। कभी भी कोई भी इंसान जब भी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है, यह माना जाता है कि उस कंपनी को एमओए एओए पता है। कोई भी कंपनी के बाहर कोई कंपनी, मतलब फॉर एग्जांपल एक कंपनी दूसरे कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट बना रही है, एक कंपनी दूसरे पर्सन के साथ कॉन्ट्रैक्ट बना रही है, वो पर्सन या वो कंपनी का माना जाएगा कि उस कंपनी ने एओए या एमओए पढ़ा हुआ है, उस कंपनी को हर चीज पता है। क्लियर है क्या? अब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में एक चीज हम समझेंगे कि कहां गया वो, हाँ ये देखो, ये वाला फॉर्म्स ऑफ आर्टिकल मैंने जो बोला था, FGHI-J। क्लियर है? वहां पे क्या था? ABCDEF, यहां पे ABCDE, यहां पे FGHI-J। क्लियर है क्या ये चीज? ठीक है, समझते हैं अभी एक एक चीज है आगे। कहां गया? हाँ, कंटेन्स द रेगुलेशन। क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो आर्टिकल के अंदर लिखा होगा। क्या क्या लिखते हैं? डायरेक्टर के पास कितना पावर है, शेयर होल्डर के पास कितना पावर है, कौन सा डिसीजन लेने के लिए कितना परसेंट ये चाहिए, क्या बोलते हैं उसको, क्या चाहिए, वोटिंग पावर, वोटिंग चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरे को पेंट कराने का है मेरे कंपनी में, तो मुझे कितने शेयर होल्डर्स का अप्रूवल चाहिए? 50% शेयर होल्डर का, 51% शेयर होल्डर का, वो सब चीजें। क्लियर है क्या? तो रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे। फिर इंक्लूडिंग द मैटर ऑफ आर्टिकल्स आल्सो कंटेन्स रूल्स, एडिशनल रूल्स लाइक नेसेसरी फॉर मैनेजमेंट। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा एक डायरेक्टर है मेरी कंपनी का, वो डायरेक्टर दूसरे डायरेक्टर को अपॉइंट कर सकता है क्या? करेगा तो कैसे अपॉइंट करेगा? वो डायरेक्टर लोन ले सकता है क्या? लोन लेगा तो कैसे लेगा? वो डायरेक्टर कंपनी में क्या क्या डिसीजंस ले सकता है, लेगा तो कैसे लेगा? हर चीज रेडी। कंटेन प्रोविजन ऑफ एंट्रिंजमेंट। व्हाट इज एंट्रिंजमेंट? कंसेप्ट समझो एंट्रिंजमेंट का। एंट्रिंजमेंट मतलब स्ट्रिक्ट। व्हाट इज स्ट्रिक्ट? किसी भी रूल्स एंड रेगुलेशंस को आप कितना स्ट्रिक्ट बना सकते हो। सर समझाओ, सर सुनो, ये इसे अलग ही आवाज कर रहा है आज। मतलब क्या? फॉर एग्जांपल समझते हैं, जैसे अगर हमको कंपनी में कोई भी डिसीजन लेना है, फॉर एग्जांपल दिल पे मत लेना, अगर हमारी कंपनी को कोई भी डिसीजन लेना है तो कितना परसेंट वोटिंग पावर चाहिए, कितना परसेंट वोटिंग चाहिए? हमारी कंपनी में 100 लोग हैं, तो कम से कम हमारे कंपनी में 75% वोटिंग होना चाहिए। अगर 75% लोगों ने हां बोला, 75 लोगों ने हां बोला, तो ही ये काम होगा। सर एंट्रिंजमेंट कहां गया? सुनो, अगर 75% लोग हां बोल रहे ना, तो बेचारे जो 25% लोग ना बोल रहे, वो थोड़े दुखी हो जाएंगे। उनको ऐसा लगेगा ना कि अरे यार हमारा तो कोई सुनो। अगर हमको स्ट्रिक्ट करना है तो हम लोग 90% कर देंगे कि 90% हां बोलेंगे ना तो ही काम होगा, तो ये एकदम स्ट्रिक्टली होगा। रीजन सुनो, अंबानी के पास 65% है, बचा हुआ 10% भी उसका दोस्ती होगा, तो अंबानी के पास 75% है, तो साला तुम लोग तो अंबानी ने अगर बोला तो तुम लोग तो अंबानी का ही सुन लोगे, समझ रहे हो? बाकी बचे 25%, हम जैसे लोग कहां कुछ बोलेंगे, फिर तुम लोग ही डिसीजन ले लोगे। तो एंट्रेंजमेंट, कोई भी चीज को स्ट्रिक्ट करना। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपको एक नोटिस देना है मीटिंग का, तो आप 21 डेज पहले, 14 डेज पहले देते हो, तो
हम उसको कम भी करवा सकते हैं, ज्यादा भी करवा सकते हैं। तो कितना आप कोई भी पर्टिकुलर थिंग को स्ट्रिक्ट कर सकते हो, विच इज एंट्रिंजमेंट। ठीक है, फिर बाद में नोटिस ऑफ एंट्रिंजमेंट, ठीक है, ये भी वही चीज है। नेक्स्ट, फिर बाद में क्या बोला है, मॉडल आर्टिकल अडॉप्ट द रूल रेगुलेशंस कंटेन इन द मॉडल ऑफ द एप्लीकेशन। फिर बाद में कंपनी रजिस्टर आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द एक्ट। तो जैसे ये हो जाता है तब आपको आर्टिकल को ये करना पड़ता है। हा। डिफरेंस बिटवीन एमओए एंड एओए, माय फेवरेट, आने की संभावना पूरी पूरी है, ध्यान से सुनना, 5 मार्क के लिए आ सकता है। ऑब्जेक्टिव, एओए का एमओए का ऑब्जेक्टिव क्या है कि आपकी कंपनी क्या करती है क्या नहीं करती वो सारी चीजें बताए। और एओए का क्या है, आपकी कंपनी में क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो। रिलेशनशिप क्या है, मेमोरेंडम डिफाइंस द रिलेशनशिप ऑफ अ कंपनी विद आउटसाइड वर्ल्ड। आर्टिकल डिफाइंस द रिलेशनशिप बिटवीन कंपनीज एंड इट्स मेंबर। क्लियर है। अल्टरेशन, एमओए का अल्टरेशन देखो, एमओए अल्टर कैन बी अल्टर ओनली इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस एंड इन द मैनर प्रोवाइडेड इन द एक्ट। इन मोस्ट ऑफ द केसेस परमिशन बाय रीजनल डायरेक्टर, ट्रिब्यूनल रिक्वायर्ड, ये सब चीजें लगेगी। तो रीजनल डायरेक्टर का परमिशन लो, फिर उसको 4 जवाब दो, वो 4 सवाल पूछेगा, तुम 8 जवाब दो, इतना मेहनत करने की जरूरत नहीं है। आर्टिकल सिंपली बाय पासिंग अ स्पेशल रेजोल्यूशन। स्पेशल रेजोल्यूशन मतलब 75% लोगों का हाँ होना चाहिए। 75% लोगों ने हाँ बोल दिया, बात खत्म। आर्टिकल चेंज, अल्टर मतलब चेंज करना। एमओए अल्टर करना है, साइन वाइन लगेगा। क्लियर। अल्ट्रावायरस जब हम पढ़ेंगे तब समझेंगे। तो अल्ट्रावायरस इज ओनली फॉर एमओए एंड इंट्रावायरस इज फॉर एओए। क्लियर है क्या? चलो, ये क्या है, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। ठीक है, एक सेकेंड, आ जाओ फटाफट। अभी हमारी और आपकी सफर में सिर्फ 3 ही चीज बचा है, अल्ट्रावायरस, इंडोर मैनेजमेंट और अपना वो वाला रह गया था ना, बोलो कौन सा, बोलो रे भाइयों और बहनों। हाँ, डॉक्ट्रिन ऑफ कॉर्पोरेट व्हील, सॉरी। चलो आ जाओ रे, अल्ट्रावायरस पे आ जाओ रे। एग्जांपल दूंगा, समझेंगे, खत्म करेंगे। सुनो रे, सुनो। हमारी कंपनी का नाम क्या, जेविन प्रेम दारूवाला प्राइवेट लिमिटेड। जेविन प्रेम दारूवाला प्राइवेट लिमिटेड। क्या बेचते हैं हम लोग, दारू, है ना। हम लोग दारू बेचते, मस्त बेचते और बनाते, पीते नहीं। हाँ, मैं दारू नहीं पीता, वो भी नहीं पीता। रास्ते क्या हो गए। तो हम लोग क्या करते, दारू बनाते और दारू बेचते। क्लियर है। अच्छा, अब एक चीज समझेंगे हम लोग, हमारा ऑब्जेक्ट क्या था, दारू पीना और दारू बनाना और दारू बेचना। क्लियर है क्या? दारू पीना नहीं है। हमारा ऑब्जेक्ट क्या था, दारू बनाना और दारू बेचना। दिस इज आवर ऑब्जेक्ट क्लॉज। एक दिन ना प्रेम ने ना एक लोन लिया, ठीक है। अब ना उसने ना हमारे किसी फ्रेंड से या किसी कंपनी से लोन लिया, ये बोल के कि ना सिगरेट बनाने का है, मुझे लोन चाहिए सिगरेट के लिए। क्लियर है। अभी दारू हमारा ऑब्जेक्ट है, सिगरेट हम बनाते नहीं है, सिगरेट के लिए लोन लिया। अच्छा ठीक है, सामने वाले ने लोन दे दिया। प्रेम बोलता है अपन मस्त सिगरेट बनाएंगे, दारू बेचेंगे, सिगरेट बेचेंगे, बहुत पैसा कमाएंगे। तो उसने क्या बोला कि सिगरेट के लिए लोन दे दो सर। उन्होंने बोला लोन ले लो। ठीक है। अब ना रीपेमेंट का टाइम आया, तो प्रेम भाई आके बोलता है लोन रीपेमेंट करना है। मैंने बोला किस चीज का? बोलता है अरे लोन लिया ना मैंने। किस चीज के लिए? सिगरेट के लिए। मैंने बोला सिगरेट के लिए लोन लिया? तो जिससे लोन लिया ना वो आके बोलता है पैसा चुकाओ। मैंने बोला एक सेकंड, हमारा ऑब्जेक्ट ही नहीं है सिगरेट पीने का, सिगरेट बनाने का, तो हमारा ऑब्जेक्ट ही नहीं है, तो आप लोग कहां से ये करो? तो ये माना जाता है कि वो हमारी गलती नहीं है, दैट इज बियॉन्ड आवर पावर, हम ये काम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमारे ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिखा ही नहीं है। हम लोन ले सकते हैं पर फॉर द ऑब्जेक्ट जो हम कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम दारू बना रहे हैं, हम दारू बेच रहे हैं, तो हम उसके लिए लोन लेंगे, समझ रहे आप ये चीज। पर हम लोग सिगरेट के लिए नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि वो हमारे इसके अंदर ही नहीं आता, ऑब्जेक्ट क्लॉज में ही नहीं आता। सो दिस इज अल्ट्रावायरस, डूइंग एनीथिंग बियॉन्ड द पावर। क्लियर है? चलो समझते हैं। अल्ट्रावायरस, डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रावायरस मींस सिंपली बियॉन्ड देयर पावर्स, हमारे पावर्स में है ही नहीं। आपका काम था कि आपको याद रहना चाहिए कि सॉरी, आपको एमओए एओए पता होना चाहिए। एओए छोड़ दो, एमओए तो पता होना ही चाहिए। क्लियर है क्या? अच्छा, उसके बाद द फंडामेंटल ऑफ रूल ऑफ कंपनी लॉ दैट द ऑब्जेक्ट ऑफ कंपनी स्टेटेड इन मेमोरेंडम कैन बी डिपार्टेड फ्रॉम ओनली द एक्सटर्नल परमिट एक्ट। अच्छा, आप ये नहीं बोल सकते कि मैंने पढ़ा नहीं, बिकॉज एमओए एंड एओ इज द पब्लिक डॉक्यूमेंट, वो पब्लिकली रजिस्टर में किया हुआ है, तो वहां पर आप जाके पढ़ सकते हो। तो ये बहाना मत देना कि भाई मुझे नहीं पता था, मैंने पढ़ा नहीं था। हमने भी नहीं देना, तो आप पब्लिकली जाके पढ़ सकते हो उसको। एक वेबसाइट आता है, उसमें आपको एमओए के बारे में
पता चल जाएगा। तो क्या लिखा है, सिंस द एमओए मेमोरेंडम इज अ पब्लिक डॉक्यूमेंट, इट इज ओपन टू पब्लिक फॉर इंस्पेक्शन। बेटा बहाना देना नहीं है, आपको पता है पब्लिक डॉक्यूमेंट है, जाके पढ़ना है। हमारा काम दारू बनाना है तो हमको लोन भी दारू बनाने के लिए दो, सिगरेट बनाना हमारा काम नहीं, हम लोन ले भी नहीं सकते, दैट इज बियॉन्ड पावर। क्लियर है क्या? नेक्स्ट चीज में अगर उसके अंदर लिखा है कि हमारी ताकत, मतलब सॉरी हमारा क्या बोल सकते हैं, लिमिट लोन का 10 करोड़ है, तो हम 10 करोड़ जितना ही लोन ले सकते हैं। फिर आप 100 करोड़ मत दे देना और मत बोलना कि आपने 100 करोड़ मांगा था दारू के लिए, नहीं, हमारा लिमिट कितना है 10 करोड़ का। मेमोरेंडम में लिखा है, आर्टिकल्स में लिखा है कि हमारा लिमिट 10 करोड़ है। समझा ये चीज आपको? एकदम परफेक्ट, प्रॉपर, क्लियर है, ठीक है। अच्छा और एक चीज याद रखना, कहां गया, एक सेकेंड, अरे ये रहा। हाँ ठीक है, कंपनी इसकी जवाबदारी नहीं लेती है, ये चीज याद रखना इस चीज में। अच्छा, एशवे रेलवे कैरेज वर्सेस कंपनी, ये आईएन कंपनी लिमिटेड, एशवे वर्सेस रीच, बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉ है, पढ़ के जाना। इसके ऑब्जेक्टिव्स याद कर लेना कि सेल और लैंड ऑन हायर ऑफ रेलवे कैरेज, फिर ये सब चीजें, टू परचेज, लीज और सेल ऑफ वर्क माइन, ये सब चीजें। ओके, नेक्स्ट इसके अंदर एक चीज हमको समझना है कि the whole position regarding of doctrine of ultravirus sum up किया है, when the act is performed which through legal in itself and which is not authorized by the object clause of the memorandum। दारू बनाना था, दारू बेचना था, तो उसी का ही काम होगा। So it is said to be ultravirus and hence it is null and void, it is invalid, it is void। void मतलब जो पहले से ही गलत है। क्लियर है क्या? An act in ultravirus the company cannot be rectified even on anonymous consent of all the shareholder। क्लियर है क्या? An act which is ultravirus the director but intravirus of the company can be rectified by the member of and by passing through the special resolution। क्लियर है क्या ये चीज? However the disadvantages of the doctrine overweigh in the main advantage, namely to provide the protection to the shareholders and the creditor। ठीक है, चलो नेक्स्ट चीज हम पढ़ने वाले हैं वो है, कहां गया रे, इंडोर मैनेजमेंट। इंडोर मैनेजमेंट मतलब इंडोर, व्हाट इज इंडोर? डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, ठीक है, मतलब एक ही चीज है। बोलो व्हाट इज इंडोर मैनेजमेंट? अरे ये लोगों ने ऐसा क्यों दिया हुआ है? एक सेकेंड ना, हाँ है ना भाई, है ना, इंडोर मैनेजमेंट है। चलो पहले एक बार कंस्ट्रक्टिव नोटिस पढ़ लेते, फिर इंडोर मैनेजमेंट पढ़ते। किधर गया? हाँ, व्हाट इज कंस्ट्रक्टिव नोटिस? माना जाएगा, मेरे साथ बोलो, माना जाएगा कि आपने कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बनाने से पहले, माना जाएगा आपने कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बनाने से पहले दो नोटिस पढ़े हैं, दो डॉक्यूमेंट्स पढ़े हैं, एमओए और एओए। क्लियर है क्या? बोलो हाँ, वेरी गुड। प्रोवाइडेड दैट एनी पर्सन कैन इंस्पेक्ट बाय इलेक्ट्रॉनिक मीन द डॉक्यूमेंट केप्ट बाय रजिस्टर ऑन द रिकॉर्ड ऑन सेम टू गेट अ कॉपी, एक्सट्रैक्ट और ये सब चीजें। ठीक है, कोई भी नॉमिनल फी देके आप ले सकते हो, मतलब एमओए और एओए आप चेक कर सकते हो, आराम से पढ़ सकते हो और फिर उसको कर सकते हो। वेदर अ पर्सन रीड्स द डॉक्यूमेंट और नॉट, ही इज प्रेज्यूम टू हैव द नॉलेज ऑफ ऑल द कंटेंट्स इन द डॉक्यूमेंट। तो पढ़ा नहीं पढ़ा आपकी गलती, माना तो यही जाएगा कि बेटा आपने पढ़ा है और आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रहे हो। क्लियर है क्या? नेक्स्ट, every person dealing with the company not only the constructive notice but the memorandum and article but also have other related documents such as special resolution which is required to register kept with the register। तो special resolution भी अगर हम पास कर रहे हैं या कुछ ऐसा उसके भी like through laws वगैरह है तो वो भी आप माना जाएगा कि आपने पढ़ा हुआ है। अच्छा, what is doctrine of indoor management? बोलो जल्दी, बोलो जल्दी, बोलो जल्दी, बोलो जल्दी। अच्छा सुनो, अभी वो बेचारा सिगरेट वाला था ना, मतलब जिसने लोन दिया, ये हमारे प्रेम भाई ने सिगरेट के लिए लोन लिया, अभी उसका तो नुकसान हो गया। अब दूसरी चीज समझते हैं, ठीक है, हमारे कंपनी में 50 लोग, प्राइवेट कंपनी है, 50 लोग हो सकते हैं। अब ना उसके अंदर ना डायरेक्टर प्रेम रॉय, प्रेम भाई को डायरेक्टर बनने का बहुत शौक था तो मैंने डायरेक्टर बना दिया, तो प्रेम हमारा डायरेक्टर, ठीक है, कंपनी का। अब ना प्रेम ने ना लोन लिया, दारू के लिए लिया, अरे बहुत सही। अल्ट्रावायरस है? नहीं, क्यों? दारू के लिए लिया, हाँ सही है। ऑब्जेक्ट क्या था? दारू बनाना, दारू बेचना, तो उसके लिए लोन लिया, सही है, बहुत सही। अब एक चीज लिखी थी कि जब भी आप लोन लो
तो आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना है, सिंपल, ठीक है। ओके, प्रेम को 10 करोड़ की लोन की जरूरत थी, मतलब कंपनी को 10 करोड़ की लोन की जरूरत थी, जिसके अंदर हमको दारू और मैन्युफैक्चरिंग करना था। तो प्रेम ने वो इंसान से लोन लिया, क्लियर है। अब उसके अंदर ऐसा लिखा था कि आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना है। प्रेम ने स्पेशल रेजोल्यूशन पास ही नहीं करवाया और प्रेम ने साइन कर दिया कि स्पेशल रेजोल्यूशन पास हो गया है, समझा। अब प्रेम गया और उससे लोन ले लिया। अब रीपेमेंट के टाइम पे ना आदमी आके बोलता है मेरा पैसा, सारे शेयर होल्डर्स बोलते पैसा किस चीज का, बोलते अरे प्रेम तो लोन लेके गया, बोलते प्रेम काय का लोन लेके गया, बोलते दारू बनाने के लिए, इट इज नॉट एन अल्ट्रा वायरस। तो बोलते हमको नहीं पता था। तब आउटसाइडर जिसने लोन दिया वो बोल सकता है कि देखो मैंने पढ़ा था एमओए जिसके अंदर लिखा था कि आपको लोन दे सकते हैं हम 10 करोड़ का, किसके लिए, दारू बनाने के लिए, वो मैंने दिया। नाउ इट इज योर इंटरनल मैटर कि उसने लोगों से पूछा कि नहीं पूछा, रेजोल्यूशन पास किया कि नहीं किया, दैट इज नॉट माई मैटर। अंदर क्या चल रहा है अंदर वाले जाने, बाहर जो इंसान को जानना चाहिए उसने उतना जान लिया, एमओए और एओए, क्लियर है ये चीज आपको समझे, वेरी गुड। सो दिस इज द इंडोर मैनेजमेंट विच प्रोटेक्ट्स द आउटसाइडर, तो जो आउटसाइडर को प्रोटेक्ट करता है, सो दैट इज कॉल्ड अ इंडोर मैनेजमेंट, क्लियर है क्या, समझते हैं। इंडोर मैनेजमेंट इज द एक्सेप्शन ऑफ द डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। द aforesaid doctrine of constructive notice does not in the sense meant that the outsider deemed to have the notice of internal affairs. कंस्ट्रक्टिव नोटिस में ये माना जाएगा कि आपने डॉक्यूमेंट्स पढ़े थे, मैंने डॉक्यूमेंट्स पढ़े थे, बट अंदर के डॉक्यूमेंट्स मैंने नहीं पढ़े क्योंकि वो आपका अंदर का मैटर है, क्लियर है क्या। अच्छा, ये केस लॉ पढ़ना, द रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस तुर्कन, ठीक है, तुर्कन रूल के नाम पे ये फेमस था, क्लियर है क्या। अच्छा, एक्सेप्शंस पढ़ते हैं, एक्सेप्शंस। सर 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 आपने तो बोल दिया, आपने क्या बोला कि मेरा काम नहीं है इंटरनल डॉक्यूमेंट्स के बारे में जानना, एग्रीड, मेरा काम नहीं है इंटरनल डॉक्यूमेंट्स के बारे में जानना, एग्रीड। मैंने एमओए देखा, हाँ, मैंने एओए देखा, हाँ, मैंने उस हिसाब से काम किया, हाँ, बट कुछ एक्सेप्शन है इंडोर मैनेजमेंट के लिए, क्या, एक्चुअल और कंस्ट्रक्टिव नॉलेज इन द इरेगुलरिटी। अब जिसने प्रेम को लोन दिया उसको पता था कि आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना है, बट उसने क्या किया ना, निगलेक्ट किया, छोड़ना, अपने को क्या, अपने को तो लोन मिलने से मतलब है, अरे अपने को तो पैसा देने से मतलब है, अपने को रिपेमेंट हो जाएगा। जब उसको इरेगुलरिटी का पता था तो वो एक्सेप्शन है, फिर आप इंडोर मैनेजमेंट का नाम लेके नहीं छुप सकते, क्लियर है। नेक्स्ट, सस्पिशन ऑफ इरेगुलरिटी, आपको भनक भी थी या आपको पता था या आपको भनक थी कि कुछ ना कुछ तो होने वाला है, कुछ ना कुछ तो सस्पिशियस है और मुझे अंदर के इरेगुलरिटी के बारे में पता है, तो फिर भी आपको इंडोर मैनेजमेंट के अंदर नहीं मिलेगा। और फॉर्जरी, फॉर्जरी मतलब क्या, कि आपने कोई ऐसा फॉल्स डॉक्यूमेंट बनाया, जैसे फॉर एग्जांपल एक चीज समझते हैं, प्रेम को स्पेशल रेजोल्यूशन लेने की जरूरत नहीं थी, बट आपको जब लोन देना था, जैसे फॉर एग्जांपल सामने वाले को लोन देना था, ठीक है, तो उसके लोन देने वाले के बुक्स में क्या लिखा था, डॉक्यूमेंट्स में, कि हमको सामने वाले से स्पेशल रेजोल्यूशन लेना है। अगर उसने फॉल्स डॉक्यूमेंट बना दिया, सामने वाले ने जो लोन दे रहा था उसने फॉल्स डॉक्यूमेंट बना दिया, तो वो हमारी गलती नहीं है, वो फॉर्जरी के अंदर आएगा। कोई भी गलत डॉक्यूमेंट बनाना जिससे आपका काम हो रहा है, दैट इज कॉल्ड फॉर्जरी, क्लियर है ये चीज, ठीक है। तो तीन चीज याद रखना, या तो फॉर्जरी है, या तो सस्पिशन इन इरेगुलरिटी है, या तो फिर एक्चुअल और कंस्ट्रक्टिव नॉलेज ऑफ इरेगुलरिटी आपको पता है, क्लियर है क्या ये चीज, एकदम क्लियर है, समझा आपको, आगे बढ़ सकते हैं क्या, वेरी गुड। आखिरी चीज आज की और इस सब्जेक्ट की वो है, बोलो जल्दी, बोलो ना, समझा ना आपको, आप आज कोई भी दिक्कत आ रहा है क्या, एकदम क्लियर है, सबको सब कुछ समझ रहा है, ठीक है, चलो वेरी गुड। लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल, इसमें ज्यादा टाइम पास न करते हुए मैं आपको फटाफट मतलब मेन चीजें समझा देता हूं। क्या हो रहा है यार आज इसको, हाँ, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल। अच्छा, बेसिक समझते पहले, फिर जो जो इंपॉर्टेंट कंटेंट है वो समझते। व्हाट इज लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल, सर व्हाट इज लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल, सुनो, अगर जैसे प्रेम है, प्रेम की बात करते हैं आज, प्रेम को फेमस कर देते सब लोग यूट्यूब पे, प्रेम है, प्रेम, हमारा काम क्या था, दारू बनाना, बहुत सही, दारू बनाना और दारू बेचना, हमारा है ना दारू वाला, प्रेम जेविन प्रेम दारू वाला प्राइवेट लिमिटेड। हमने एक चीज पढ़ी थी स्टार्टिंग में कि कंपनी हैज
सेपरेट लीगल एंटिटी, कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन, कंपनी एज कॉमन सील, ये वो ऐसा वैसा। हाँ, अब एक चीज समझते, प्रेम ने कंपनी के नाम पे लोन लिया। किससे लोन लिया? मतलब आउटसाइडर से, कोई भी बैंक बोलो, इसके बोलो उसके बोलो, कंपनी के नाम पे लोन लिया कि हमको लोन चाहिए, कंपनी को लोन चाहिए दारू बनाने के लिए। उसने बोला ले लो, बहुत अच्छी बात है, 10 करोड़ का लोन देता हूं, ले लो। हमने बोला दे दो। फिर हमको 10 करोड़ के लिए, अरे प्रेम को 10 करोड़ का लोन मिल गया। किस चीज के लिए? दारू बनाने के लिए। प्रेम भाई साहब 10 करोड़ रुपए लेकर मालदीव्स में घूमने चला गया। और जो 7 दिन ऐश किया है प्रेम ने, जो 7 दिन, आए हाय 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 हाय, मजा आ गया। मालदीव्स में, बैंकॉक में, हांगकांग में, हर जगह प्रेम ने बहुत मजे किए। लोन किसके लिए लिया था? किस चीज के लिए लिया था लोन? बोलो बोलो, किस चीज का लोन लिया था प्रेम ने? दारू बनाने के लिए। क्लियर है? अब प्रेम ने दारू बनाने के लिए लोन लिया, वो कहां घूम के आया? मालदीव्स, बैंकॉक। अब ना किसके नाम पे लोन लिया था? कंपनी के नाम पे। कंपनी के नाम पे लेगा ना, ऑब्वियस सी बात है। अब क्या हुआ ना, जिस दिन सामने वाला पैसा मांगने आया ना, प्रेम बोलता है काय का पैसा? तो बोलता है आपकी कंपनी लोन लिया ना। बोलता हाँ, लेके जाओ लेके जाओ, कंपनी को जेल में लेके जाओ, कंपनी पैसे ही नहीं दे रही, लेके जाओ। कंपनी को उठा के जेल में लेके जाएंगे। किसको लेके जाएंगे? प्रेम को। क्यों? लोन किसके नाम पे लिया? कंपनी के नाम पे ना। कंपनी के नाम पे 10 करोड़ का लोन लिया था, क्या करने के लिए? बराबर है, दारू बनाने के लिए 10 करोड़ का लोन लिया था। तो फिर प्रेम 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 क्यों जाएगा भाई कंपनी के? कंपनी क्या बोला? आई हैव अ सेपरेट लीगल एंटिटी, आई कैन स्यू एंड आई कैन बी स्यूड। तो कंपनी को लेके जाओ जेल में, उठा के लेके जाओ बिल्डिंग। नहीं तो प्रेम क्यों? राइट। हर बार क्या होता था ना, कोई ना कोई कुछ ना कुछ कांड करता था और कंपनी के नाम पे ढकेल देता था। क्यों? क्योंकि कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट बना है, कंपनी को जेल लेके जाओ। तब एक कंसेप्ट आया, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल। क्या बोलता है? अब आप लोग कंपनी का नाम ले लेके फ्रॉड नहीं कर सकते। अब जिसने फ्रॉड किया ना उसको जेल में डालेंगे, कंपनी को नहीं। समझा ये चीज? क्या बोला उन्होंने? पहले लोग क्या करते थे, कंपनी का नाम ले लेके जेल में, सॉरी, कंपनी का नाम ले लेके बच जाते थे। तो अभी प्रेम जेल में जाएगा। क्यों? कंपनी का नाम लेके उसने लोन लिया और मालदीव्स में उड़ा के आया। क्लियर? सो दिस इज lifting of corporate will. Simple. Corporate will refers to a legal concept whereby the company is identified separately from its member. Obviously, तो उसका बेनिफिट उठा देते हैं कि कंपनी अलग है, मेंबर अलग है, तो कंपनी को लेके जाओ। अरे नहीं भाई साहब, सैलमन वर्सेस सैलमन का केस आएगा, याद रखना, ठीक है। अब द टर्म कॉर्पोरेट विल रिफर्स टू अ कंसेप्ट दैट मेंबर ऑफ अ कंपनी आर शील्डेड फ्रॉम द लायबिलिटी कनेक्टेड टू द कंपनीज एक्शन। तो कंपनी के एक्शन की वजह से वो लोग को एक शील्ड मिलता था और वो लोग लायबिलिटी से बच जाते थे। सो इफ द कंपनी इनकर्स डेट और कॉन्ट्रवीन्स एनी लॉ, द कॉर्पोरेट विल कंसेप्ट इंप्लाइज द मेंबर एंड शुड नॉट बी लायबल फॉर दोज एरर। ठीक है। अच्छा, इसके अंदर जो मेन चीज पढ़ने वाली है वो ये है, ये तो हाँ ठीक है, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल। द फॉलोइंग ऑफ द केसेस वर कंपनी लॉ डिसरिगार्डिंग द प्रिंसिपल ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी एंड द प्रिंसिपल दैट अ लीगल एंटिटी डिस्टिंग सेपरेट फ्रॉम इट्स शेयर होल्डर। ठीक है। नेक्स्ट चीज, हो देखो, टू डिटरमाइन द कंपनी कैरेक्टर ऑफ द कंपनी, फाइंड आउट वेदर को एनिमी और फ्रेंड, या फिर टू प्रोटेक्ट रेवेन्यू और टैक्स। एक एक करके समझते हैं। पहली चीज तो या तो आपने कंपनी को आपका शील्डेड बनाया और सारे बेनिफिट्स उठा लिए। सेकंड, टैक्स। अच्छा, ये ना बहुत बार आता है क्वेश्चन में, ये आता है कि कंपनी है ना, कंपनी बनाते, नई नई कंपनी बनाते और उसको ना टैक्स के लिए यूज करते हैं कि जिससे आपका टैक्स बचे। सीधा आपको उठाएंगे, कंपनी को नहीं उठाएंगे। कंपनी को तो बंद करेंगे, आपको भी उठाएंगे क्योंकि आपने टैक्स के लिए कंपनी को यूज किया है। ठीक है। नेक्स्ट क्या बोला? टू अवॉइड द लीगल ऑब्लिगेशन। आप पे कुछ लीगल ऑब्लिगेशन था, गवर्नमेंट ने कुछ आप पे लीगल ऑब्लिगेशन लगाया और उससे बचने के लिए आपने कंपनी बनाई, या उससे बचने के लिए कंपनी के नाम पे आप सब फ्रॉड कर रहे हो। फॉर्मेशन ऑफ अ सब्सिडरी फॉर टू एक्ट एज एन एजेंट, तो आपने एक सब्सिडरी बना दी कि एज एन एजेंट एक्ट करने के लिए, तो भी गलत है। नेक्स्ट, कंपनी फॉर्म्ड फॉर फ्रॉड एंड इम्प्रॉपर कंडक्ट ऑफ डिफीट टू द लॉ, तो इसके लिए भी आप दोषी ठहराओगे। क्लियर है क्या ये चीज? इतना ये सब हो गया है। ओके, तो आज हमारा पूरा ये जो कंपनी लॉ वाला पार्ट है, कंपनीज एक्ट वाला पार्ट है, ये अपना पूरा हो चुका है। क्लियर है? आज के लेक्चर में कोई भी दिक्कत नहीं? पूरा लेक्चर समझा? मजा आया? ठीक है। ये लेक्चर अभी जाएगा यूट्यूब पे,
आपको यूट्यूब पे लेक्चर देखना है अभी तो ठीक है, फेस टू फेस तो आपने देख लिया, और जिन्होंने यूट्यूब पे भी देखा है वो दोबारा ये लेक्चर देखेंगे 1.5 की स्पीड पे, और लास्ट टाइम 1.2 की 2.0 की स्पीड पे देखेंगे। क्लियर है क्या ये चीज? एकदम क्लियर है, समझा? वेरी गुड। और एक चीज, अभी कल से हर रोज, अभी ये आज का लेक्चर तो हो गया, अभी कल से पार्टनरशिप स्टार्ट होगा, फिर एलएलपी शायद होगा, या डिपेंड करता है, फिर सोगा होगा, फिर कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो क्या क्या बचा? एलएलपी, पार्टनरशिप होगा और कॉन्ट्रैक्ट। टेंशन लेना नहीं है, मैं एक एक दिन करके एक एक चीजें करूंगा। अच्छा, ये जो मैंने अभी ये छोड़ा हुआ, ये अगर आप लोग बोलोगे कि अरे सर आपने तो केस लॉ छोड़ दे, केस लॉ छोड़ दे, टेंशन नहीं लेने का, मैं हूं यहीं पे, कहीं नहीं जा रहा। 24 को एग्जाम है ना, अपन फाड़ देंगे। तो क्या करना है अपने को, ये खाली केस लॉ छोड़ के बाकी की चीजें अभी के लिए समझो, ठीक है? केस लॉस प्लस आपके लिए जो ऑफलाइन बच्चे वो तो बैठे ही यहाँ पे, बट जो ऑनलाइन बच्चे भी देख रहे उनके लिए एक दिन में मतलब निकाल के रात के टाइम पे, मोस्टली आप लोग अगर आना रात को अगर जमे तो, वरना मैं क्लास में ही रहूंगा, तो मोस्टली मैं ना 4 से 5 घंटे का एक सेशन रखूंगा, पास्ट सारे क्वेश्चन आंसर्स करा दूंगा। टेंशन ही नहीं चाहिए अपने को। जिस दिन अपन पेपर देखेंगे उस दिन ऐसा लगेगा देखा हुआ है, उस टाइम पे मैं आपको ये भी करा दूंगा, केस लॉस पूरा। क्लियर है ये चीज? समझा? ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, 4 दिन चारों का एक एक चैप्टर करेंगे। ये पूरा भी यूट्यूब पे आ ही जाएगा, तो आप लोगों को अगर दोबारा भी देखना होगा तो आप देख सकते हैं। यूट्यूब वाले अगर आपको दोबारा देखना है, कोई कंसेप्ट नहीं समझा, पीछे जाना है, दोबारा देखना है। अच्छा, कमेंट सेशन में आप लोग लिखना आपको जो जो नहीं समझा है, और आप लोग भी एक बार पढ़ना घर पे। एक सेशन रखेंगे जिसके अंदर मैं आपके डाउट्स क्लियर करूंगा। क्लियर है? तो 2 चीज मैंने अभी आपको बोली, जो पहले वो हम कंप्लीट करते हैं। 4 दिन अलग अलग चीजें, 4 दिन अलग अलग चैप्टर कंप्लीट करते हैं, एंड उसके बाद एक ये तो पक्का रहेगा, पास्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर्स पूरे कराऊंगा मैं, और बताऊंगा कि आपको कैसे कैसे लिखना है। केस लॉज आएंगे तो बताऊंगा कैसे कैसे करना है, वो भी पूरा यूट्यूब पे आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, पेपर में अच्छे मार्क्स आने चाहिए। क्लियर है? और मेरा बीसीके का मैराथन भी आ जाएगा यूट्यूब पे, वो भी देख लेना। बीसीके के चैप्टर्स अगर मुझसे हुआ तो मैं वो भी आपको करवा के दूंगा। मजा आया? समझा कंपनीज एक्ट? कोई भी डाउट है, कभी भी डाउट है, कोई भी डाउट है मुझे आप पूछ सकते हो, मैं आपको बता दूंगा। क्लियर है? पढ़ना अच्छे से ये चैप्टर को, ये चैप्टर स्कोरिंग है, ठीक है, और बहुत इंटरेस्टिंग है। सेक्शंस याद करना होते हैं, बहुत अच्छी बातें नहीं होते और अच्छी बातें, पर सेक्शंस गलत लिख के मत आना। तो आज का कंपनीज एक्ट यही समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच आप सबके लिए जो आप यहाँ पर आए और जो यूट्यूब पे देख रहे हैं। हम मिलेंगे, हम आपको कल शाम को इसी समय पे। थैंक यू सो मच।